शो की शुरुआत करूँ उससे पहले एक बार बजाज ऑटो का इंटरडे चार्ट देखते हैं, क्योंकि ये आपको बता रहा है किस तरीके की मार्केट है। ऑलरेडी प्री पोजीशनिंग हो चुकी थी स्टॉक में हर्षदा, उसके बावजूद स्टॉक गिरने को तैयार नहीं है। नंबर्स ऐसा नहीं है कोई बहुत तोड़-फोड़ है, मतलब कोई बहुत बड़ी बीट है। जो एक्सपेक्टेशन था वही नंबर्स आए हैं, हाँ। लेकिन अब और 10,000 का भाव भी सस्टेन कर रहा है। तो ये आपको बता रहा है किस टाइप की मार्केट है इस समय, और मार्केट की होप ये है कि कल शायद सुबह-सुबह कुछ अपग्रेड्स आ जाएँ, इसके लिए शायद ये बाज़ार और चल जाए। खैर एनीवे, इस पर करेंगे बातचीत। लेकिन आज बहुत क्यूरियस चीज़ हुई, बाज़ार ने हायर हाई और हायर लो बनाया, और हायर हाई ऑब्वियसली अगर हायर हाई बनाएगा मार्केट इस मार्केट में, तो वो नया ऑल टाइम हाई होगा जो मार्केट ने बनाया। कल के लो को हमने प्रोटेक्ट किया, लेकिन डे ट्रेडर के लिए कुछ नहीं है इस मार्केट में। बार बार यही बात हो रही है कि डे ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं गैप अप चेज़ करके पैसा बना लूँ मार्केट में, वो नहीं होगा। अगर आप कैरी कर रहे हैं इस बिलीफ के साथ कि ये मार्केट ऊपर जा रही है और मुझे बस कैरी करना है प्रीवियस डे लो के स्टॉप लॉस के साथ, तब बड़ा पैसा बन रहा है, क्योंकि बड़ा ट्रेंड ऊपर का है। कभी कभी डे ट्रेडिंग में भी पैसा बनेगा, लेकिन बाय एंड होल्ड वालों का पैसा अच्छा खासा ज़बरदस्त बनेगा। लेकिन आज एक क्यूरियस चीज़ है, आज आप देखिए कोटक, रिलायंस, काफ़ी हैवी वेट्स हैं जहाँ अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है, उसके बावजूद मार्केट ग्रीन में है। तो ये आपको इनहेरेंट स्ट्रेंथ बता रहा है इस मार्केट की। तो क्लियरली कुछ ऐसे हैवी वेट्स है जो मार्केट को ऊपर से ड्रैग कर रहे हैं, लेकिन कुछ से उम्मीद भी है अनु, जैसे कि इन्फी नंबर से पहले पोजीशनिंग हो चुकी है, बजाज ऑटो में वो देखने को मिला था। अब कंसिडरिंग कल का दिन छुट्टी वाला है, लेकिन अमेरिका में कामकाज होगा, कई बड़े नंबर्स पर हम रिएक्ट करने के लिए अगले दिन लौटेंगे गुरुवार को। तो आज वो क्लोजिंग ट्रेड के लिए अप्रोच क्या होगी? पोजीशन कैरी करनी है, कुछ कॉशियस रहना है, क्या होगा? हर्षदा, मैं तो यही कहूँगा कि कैरी करना है पोजीशन, ना निफ्टी पर लॉन्ग रहें, और कोई दिक्कत है नहीं इस मार्केट में। एक रेजिस्टेंस है 24,650 से 24,700 की। बड़ा ऑप्शन राइटर वहीं पर बैठा है। क्या हम परसों जब खुलेंगे सीधा एक्सपायरी वाले दिन उस मार्क को निकाल पाएंगे? नहीं, ये बड़ा सवाल है मेरे लिए। लेकिन 24,522 आपका स्टॉप लॉस है, कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी सिर्फ 60 पॉइंट के बैंड में घूमा है। आई थिंक अगर डे लो के करीब आए तो शायद वापस बाइंग आएगी यहाँ पर। 24,650 के ऊपर अगर आप बंद हो गए, तब तो मैं कहूँगा 100% मार्केट में कैरी करिए। अगर आप 24,550 के करीब बंद हो गए मान लीजिए, तब हम रिविजिट करेंगे। 24,600 के ऊपर जब तक है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 24,650 के ऊपर बंद हो तो 100% कैरी करना है, और उसके बाद खैर फिर देखते हैं। अगर लेकिन हाँ, अगर 24,550 के आसपास बंद हुए तब हम रिविजिट करेंगे उसको। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, थका हुआ इंडेक्स है, आज फिर एकदम थका हुआ काम हो रहा है यहाँ पर। बैंक निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाया है ऑप्शन राइटर्स ने। आई थिंक पिछले 10 दिन में ऑप्शन राइटर्स ने बैंक निफ्टी में बहुत पैसा बनाया है, हर रैली पर कॉल बेचकर, हर डिक्लाइन पर पुट बेचकर। एक रेंज है, मार्केट उस रेंज को रिस्पेक्ट करा। देखिए कितनी छोटी रेंज है बैंक निफ्टी की, 52,350 से 52,600, और तब तो मैं उसको और क्रंच कर रहा हूँ 52,300 से 52,500। ये बेसिकली एक रेंज है बैंक निफ्टी की, और उसी में काम होगा। अच्छा, बैंक निफ्टी के ऑप्शन राइटर्स ने बहुत पैसा बना लिया, हो सकता है अगला हफ्ता ऑप्शन बायर्स को बिलोंग करे, ये भी पॉसिबल है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, लेकिन थका हुआ इंडेक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है, एटलीस्ट लास्ट 7-8 दिन से। तो निफ्टी बैंक थोड़ा सा थकावट दिखा रहा है, लेकिन निफ्टी में अभी भी दमखम है और मोमेंटम क्लियरली बना हुआ है तेजी की तरफ। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून हर्षिता। और जिसे जहाँ पे स्ट्रेंथ है, अनुज गुड आफ्टरनून, जहाँ पे स्ट्रेंथ है वो एक ही बास्केट है जो मेरे को नज़र आ रही है, मिड कैप आईटी। अभी भी बात करते करते आई थिंक अनुज और मैं सुबह सुबह एम्फेसिस से बात कर रहे थे, वो डे हाई पे आ रहा है। एम्फेसिस इस वक्त दिन के सर्वोच्च तौर पर आके ट्रेड करता हुआ, मिड कैप आईटी। और उससे भी ज़्यादा शार्प स्विंग जो है इस वक्त हर्षिता, वो है एफएमसीजी। कंप्लीटली आई थिंक मैं शुक्रवार से भी बात कर रहा हूँ इस स्पेस पे कि बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। मैरिको एट ऑल टाइम हाई, डाबर इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पर आके ट्रेड करता हुआ, ब्रिटानिया एट ऑल टाइम हाई। लेकिन मैं जिन 3 स्टॉक्स को क्लासीफाई करना चाहूँगा यहाँ पे, उसमें पहला है ब्रिटानिया इटसेल्फ। अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे आएगा, प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। हालांकि डेरिवेटिव्स पे बहुत बाइंग नहीं है, लेकिन प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। 5870 ये ऑलमोस्ट अपने हाइस पे ट्रेड करता हुआ पहला स्टॉक जो मार्क करूँगा यहाँ पे मैं। और इसने एक ब्रेकआउट दिया आज करीब 5808 पे, 5870 पे ट्रेड करता हुआ, जहाँ स्ट्रेंथ है, हायर लेवल्स पे स्टॉक सस्टेन कर रहे हैं। दूसरा यूएसएल, यूनाइटेड स्पिरिट्स, एक टिपिकल आई थिंक 11 जून से 2024 से लेकर अब तक एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चली आ रही थी चैनल। आज इस चैनल से इसने इजेक्ट करने के बहुत स्ट्रॉन्ग संकेत दिए हैं। आपके स्क्रीन पे आप देखिए ओआई घट रहा है और प्राइस अप है करीब करीब 1/4% ऊपर। 1307 यूनाइटेड स्पिरिट्स पर नजर रहेगी इस क्लोजिंग में।
ये इस टिपिकल राउंडिंग बॉटम की नेक लाइन को ब्रीच करने की तैयारी करता हुआ। और तीसरा स्टॉक में जो रखना चाहूँगा वो है आपकी स्क्रीन पे आएगा, दैट्स HDFC लाइफ 650 to 50। अभी अभी इसने मार्च 3rd वीक का जो स्विंग हाई था वो क्रॉस कर दिया और ऑलमोस्ट इस वक्त ये आके ट्रेड कर रहा है CY24 के अब तक के सबसे सर्वोच्च स्तर पे। स्ट्रॉन्ग बाइंग है और कैश में, फ्यूचर्स में हालांकि स्ट्रॉन्ग बिल्डअप नहीं है, बट आज की हाईलाइट ही है, फ्यूचर से बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं है कहीं पर भी, बट एट 650 to 75 स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। हर्षदा, तो स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल HDFC लाइफ, ऑफ कोर्स नंबर्स कल दोपहर में ही हम देख रहे थे और उसके बाद आज वो मूव आया है पोस्ट नंबर्स एनालिसिस के चलते। लेकर आते हैं आपके लिए कुछ ट्रेंडिंग काउंटर्स, फिर हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करेंगे। आज देखिए कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स डेफिनेटली देखने को मिले हैं जो मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं और उस ट्रेंड्स में आप देखिएगा आज FMCG कंपनियों की बारी है। टाटा कंज्यूमर 2% ऊपर 3.5% का इजाफा HUL दिखा रहा है। वहीं BPCL, कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स है जहां पर खरीदारी के सौदे साफ बने हैं। इंडिया सीमेंट, HPCL, गोदरेज प्रॉपर्टीज और यहाँ पर एक और FMCG कंपनी आपको दिख रही है मैरिको के रूप में, जहाँ पर तेजी का ट्रेड बनता दिखाई दिया। लेकिन बैकफुट पर क्या है, एक तो आपका दिग्गज रिलायंस के साथ कोटक, श्रीराम फाइनेंस, हिंडाल्को में हम देख रहे हैं करीब 1 से 1.5% तक की नरमी बनती दिखाई दी है। L&T टेक सर्विसेज, मेट्रोपोलिस, HAL, PFC ये दूसरे काउंटर्स हैं जहां पर 1.5 से 2-2.5% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो ये स्थिति है आपके लिए इस समय मार्केट की। अब ऐसे में आपने ट्रेड क्या लेना है, स्पेशली कल के मिड वीक ब्रेक से पहले मार्केट स्मिथ इंडिया के मयूरेश जोशी को जोड़ेंगे। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, रचना वैद, सोनी पटनायक, जतिन गेडिया और श्रीकांत चौहान हैं। 2:15 बजे फोकस आएगा टेलीकॉम स्टॉक्स पर। एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, दूसरी AGR फीस के लिए भी जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी उससे कुछ उम्मीद जगी है। यतिन आपको सारे डिटेल्स देंगे। 220 पर कॉर्पोरेट स्कैन में हाल ही में QIP से फंड रेज कर चुकी कंपनी जुपिटर वैगन्स के MD विवेक लोहिया हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बजट एक्सपेक्टेशंस पे भी एक राय ली जाएगी। 225 पर रोहन को जोड़ेंगे। यूपी सरकार ने EV सब्सिडी बढ़ाई है, इसके क्या मायने हैं वो आपको बताएंगे। 2:30 बजे आशीष को जोड़ेंगे। इन्फोसिस और LTI माइंडट्री जिनके नतीजे इनफैक्ट परसों आएंगे, उस पर बातचीत होगी। सुमित से बात होगी एशियन पेंट, हेवल्स और पॉलीकैब जैसे नंबर्स पर। अब रिजल्ट सीजन क्लियरली जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है। 245 पर लक्ष्मण को जोड़ेंगे आज की बड़ी बजट एक्सक्लूसिव के साथ। फिर बात होगी मार्केट बिग बॉयज में JM फाइनेंशियल्स की बजट से क्या उम्मीदें हैं उस पर। 255 पर हमारे साथ कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा जुड़ेंगे। 3 बजे डीलिंग रूम का जायजा लिया जाएगा। फिर ऑफ कोर्स एक क्लोजिंग की स्ट्रैटेजी BTST STBT ट्रेड्स के बाद। ओके, चलिए फिर इन सब पर होगी बातचीत, लेकिन पहले हमारे पैनल को स्क्रीन पर लाइए और ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं एक एक करके। मीनवाइल बहुत थका हुआ मार्केट है आज, स्पेशली डे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से इंडेक्स पर कुछ भी नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छी ट्रेड्स हैं। अच्छा, एम्फेसिस की बात हुई थी, एक बार एम्फेसिस वापस लेकर आइए जरा स्क्रीन पर। आज सुबह भी इसका जिक्र हो रहा था। 13% इस महीने में एम्फेसिस का मूव, और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप इसका 52 वीक हाई और लो देखेंगे, आई थिंक शायद फेब में लगा था इसका 52 वीक हाई, साल के शुरू में। ये एक महीने का मूव 15%, और ऑल टाइम हाई तो इसका खैर बहुत पीछे है, आई थिंक कुछ 3600 के करीब है, बट एनीवे अच्छा ब्रेकआउट है यहाँ पर। चलिए पैनल से ट्रेड्स पिक करते हैं। गुड आफ्टरनून गाबा सर, क्या पिक रहेगी इस समय की? लॉन्ग रहेगी। गुड आफ्टरनून टू यू। और स्टॉक का नाम है SBI लाइफ। ट्रेड कर रहा है 1627 पर SBI लाइफ। अच्छा मूव है, अच्छी जगह पर, रेसिस्टेंस नहीं है यहाँ पर। टॉप होगा सिर्फ 15 रुपए का, करीब 1615 का या 1610 का चल जाएगा। टारगेट 1650 के नजर आते हैं SBI लाइफ। ओके, SBI लाइफ पे आपका टेक है, और SBI लाइफ इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग स्विंग के साथ डे हाई के ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, ट्रेड रहेगा गोदरेज प्रॉपर्टीज का। गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी करने की राय रहेगी। करीब 7 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट है, वॉल्यूम्स बेहतर देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। 3339 के स्टॉप लॉस लगाना है। 3339 कैश लेवल्स हैं, और 3490 3490 के टारगेट सेट करने हैं, ये भी कैश लेवल्स हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी करनी है। 3400 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 82 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है। 59 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए इस ऑप्शन में, और 125 रुपए के टारगेट सेट करिए।
ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी, गोदरेज प्रॉपर्टी 3490 के लिए एक मौका, या फिर 3400 का कॉल आप लेकर चलें। सोनी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा यहाँ पे बाई रहेगा जुबिलेंट फूड में। करंट प्राइस पे फ्यूचर्स पे बाई कर सकते हैं 587। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 573। टारगेट है 620 630 के रेंज में। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आज फ्रेश ब्रेकआउट आया है चार्ट्स पे वॉल्यूम्स के साथ, और एडिशनली 14% का फ्रेश लॉन्ग बिल्ट पोजीशंस भी ऐड हो रहे हैं फ्यूचर्स में। सो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है यहाँ से 620 630 टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए अब रचना जी के पास चलते हैं। रचना जी, गुड आफ्टरनून। आपके रेडार पर कौन सा स्टॉक? जी, फिलहाल जिस हिसाब से मार्केट में कॉलेप्स दिख रहा है उस हिसाब से मैं शॉर्ट साइड पे आईआरसीटीसी के फ्यूचर्स को देख रही हूँ। एंड यहाँ पे 1030 के करीब प्राइस है। एसएल अगर हम लगाएंगे 1040 पे, अगर इसको शॉर्ट करेंगे फ्यूचर्स को, तो यहाँ पे डाउन साइड पे 1000 तक ये काउंटर जा सकता है। ओके, जतिन गेरिया हमारे साथ मौजूद हैं। ये हो गए यहाँ पे आईआरसीटी से आपकी स्क्रीन पे 27,000 शेयर इसमें जुड़े हैं। आज आप शॉर्ट गई हैं, अग्रेसिव कॉल है। मैं एक बार जरा आईआरसीटीसी लेके आइएगा। दरअसल आईआरसीटीसी ने अंडर परफॉर्म किया था पूरे के पूरे रेलवे मूव को, और जहाँ आरबीएनएल बाकी सारे स्टॉक अच्छा कर रहे थे, यस स्टेबल रहा। आज ये ऑलमोस्ट इस प्राइस पे 10 डे के नीचे फिसलता हुआ। जतिन, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारा जो ट्रेड होगा वो लॉन्ग साइड की तरफ होगा पीडीलाइट इंडस्ट्रीज में। तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज एक शार्प रनअप के बाद 4 दिनों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। हमें लग रहा है कि आने वाले 102 ट्रेडिंग सेशन में एक ब्रेकआउट आ सकता है ऊपर की तरफ। तो लॉन्ग साइड की तरफ पीडीलाइट लेना चाहिए, बाई करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 3120 का, और टारगेट रहेंगे 3290 के। ओके, तो ये फिलहाल 3290 के लिए एक अपॉर्चुनिटी पिडिलाइट में साफ बनती दिखाई दे रही है। स्पीच मयूरेश भी हमारे साथ है। मयूरेश, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या राय रहेगी आपकी, इस समय क्या स्टॉक आइडेंटिफाई किया है? Harshita ji, afternoon. Viru ji, afternoon. Anuj ji, and afternoon to everyone on the panel. So लगता है, I think as a run up to the budget, markets में ऐसे कुछ खास नहीं हो रहा है, पर कहीं ना कहीं I think जो स्मॉल और मिड कैप्स हैं वहाँ पे भी लिमिटेड एक्शन है। तो थोड़ा डिफेंसिव भी जाना चाहिए मार्केट्स में, और हमें लगता है फार्मा एज अ स्पेस इज अ गुड डिफेंसिव बेट। विद इन फार्मा, मोरपिन लैब्स इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू लाइकिंग एट मार्केट्स विद इंडिया। इनके जो 2 बेसिक डिविजन्स हैं, एक जो इनका मेडिकल डिवाइसेस का डिवीजन है, जो ये ग्लूकोमीटर बनाते हैं और बीपी मॉनिटर की जो मशीन्स बनाते हैं, आई थिंक यहाँ से मैनेजमेंट को जो उम्मीद है सेल्स की काफी तगड़ी है फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। एंड द बेस्ट पार्ट इज, एक बार आप मशीन लेते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोमीटर का मशीन लेते हैं, तो यू विल हैव टू बाय स्ट्रिप्स अगेन एंड अगेन आपके रेगुलर टेस्टिंग के लिए। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो वॉल्यूम ऑफ ग्रोथ रहती है वो कंपाउंडेड रहती है बिहाइंड दीज मशीन्स। दूसरा, इनका जो एपीआई का कारोबार है, वहां पे जो हमें बिक्री दिख रही है आउट ऑफ द 5 and 6 ब्लॉकबस्टर ड्रग्स दैट दे ऑलरेडी पोजेस, वहां पे आई थिंक ट्रैक्शन ठीक ठाक है। मैनेजमेंट को लगता है कि ट्रैक्शन वहां पे कंटिन्यू तो होगा ही होगा, बट दे आर एक्सपेक्टेड टू इंट्रोड्यूस अ फ्यू मोर मॉलिक्यूल्स अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए, जो एड करेगा ओवरऑल ग्रोथ और ओवरऑल कैश फ्लोस कंपनी के लिए। तो हमें लगता है कि ओवरऑल नंबर्स के हिसाब से अगले कुछ तिमाही मोरपिन लैब्स के लिए ठीक ठाक रहनी चाहिए। मार्जिन एक्सपेंशन और आरओई एक्सपेंशन भी हो सकता है बैलेंस शीट पे, which can create a multiplier effect as far as earnings is concerned. तो एक 18 से 20% के अपसाइड हम मोरपिन में देख रहे हैं। ओके मयूरेश, गुड आफ्टरनून। आईटी में कोई स्टॉक आपको पसंद आ रहा हो जो इस समय? Anuj, I think we continue holding a couple of stocks within the mid-cap IT basket. KPIT persistent, but एक बहुत clear disclaimer है, ये stocks lower level से हमारे portfolio में है। दूसरा, I think with the result season in full flow, जहाँ तक IT क्षेत्र का सवाल रहा है, Coforge को मैं ध्यान रखूंगा within the mid-cap IT space। हमें लगता है I think Coforge में जो एक earnings का momentum या तड़का है, वो शायद सेकंड हाफ से अच्छा खासा निकल के आ सकता है। एंड इफ दिस अर्निंग्स मोमेंटम कंटिन्यूज फ्रॉम द सेकंड हाफ, शायद री रेटिंग के चांसेस हो सकते हैं। विद इन द लार्ज कैप आईटी प्लेयर्स, ऑब्वियसली इंफोसिस के नंबर्स की राह देखनी चाहिए। एचसीएल के नंबर्स, एचसीएल टेक के नंबर्स ठीक ठाक आए थे। टीसीएस की जो एक फॉरवर्ड की कमेंट्री थी वो ठीक ठाक थी, बट विद इन दिस स्पेस मुझे लगता है टेक महिंद्रा ये भी हमारे वॉच लिस्ट पे है, क्योंकि अगर हम पूरी 5G इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब, कहीं ना कहीं आई थिंक देयर शुड बी मोर इंक्रीमेंटल ऑर्डर्स कमिंग देयर वे प्योरली फ्रॉम दिस सेगमेंट, और दूसरी सेगमेंट शुड कम बैक टू नॉर्मलाइजेशन इन आवर ओपिनियन इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। आई थिंक Coforge और टेक महिंद्रा पे नजर रहेगी।
टेक महिंद्रा पे और कोच पे आपका टेक है ये। मीनवाइल वाकई मिड कैप आईटी में इस वक्त स्विंग अच्छे आ रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में एम्फेसिस का जिक्र हुआ था, अभी कोफोच पे डिस्कशन हुआ। और एक बार जरा प्लीज़ आप LTI Mindtree स्क्रीन पे रखेंगे। एक प्राइस टच आ रहा था, जरा प्लीज़ देखना चाहूँगा LTI Mindtree क्या कर रहा है स्क्रीन पे। ये देखिए 55-33 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। जरा स्क्रीन पे रखिए एक बार इस स्टॉक को, थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं ट्रेड पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मिड कैप आईटी अभी भी अच्छा कर रहा है। मानस, आपने अगर इसके चार्ट्स को रीड किया हो एट 5331, एक खूबी है इस चार्ट की कि ये टेंडेमा पे हमेशा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जनरेट करता है। ठीक वही अगर आप देखें थ्योरी आज भी इस पर अप्लाई हुई है। आपका व्यू इस पर एक ट्रेड पर्सपेक्टिव से? देखिए, मेरा व्यू तो LTI पे डेफिनेटली पॉजिटिव है। स्टॉक करेक्ट हुआ था, 10 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो आई थिंक करेक्शन कंप्लीट हुआ है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 54.25 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। पिछला हाई जो कि 56.25 वो तो टेस्ट होगा ही होगा, लेकिन अगर आप करंट लेवल्स पे 54.25 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें तो टारगेट आपको सेट करने हैं 57.50 के, जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले 3 से 4 दिनों में LTI टेस्ट कर सकता है। जी हाँ, LTI Mindtree अच्छा मूव देता हुआ 10 डे की ट्रैजेक्टरी से पुल बैक दे रहा है। अच्छा, जैसे कि शुरुआत में मैं अपने आई थिंक कमेंट्स में कह रहा था कि आज अगर स्ट्रेंथ कहीं पर है, ऑल दो वॉल्यूम्स मिसिंग है, ऑल दो फ्यूचर्स में ओ एडिशंस मिसिंग है, बट स्टिल FMCG आज काफ़ी अच्छा खासा कर रहा है। मेरे स्क्रीन पे अगर आप देखें बहुत सारे स्क्रिप्ट्स डे हाई पर हैं। बट रचना जी, अगर FMCG के इस मूव को बाजार रेस्ट ऑफ द मार्केट, आई मीन देन डिफेंसिव इस वक्त ठंडा पड़ा हुआ है, इस बात के काफ़ी संकेत है कि FMCG चल रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। बट इस मोमेंटम को कैसे प्ले करें? ITC आपको कैसा प्लेस लग रहा है रचना जी? आज 463 और ऑलमोस्ट अब ये एक साल की जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है उसको बाइक सेट करने की तैयारी कर रहा है। आपका व्यू क्या बन रहा है ITC पे इस वक्त? जहां तक ITC की बात है तो मेरा व्यू यही है ITC पे कि ITC ने काफी दिनों से काफी वर्टिकल मूव दिया है। ये मूव फर्दर एक्सटेंड होके 470 की तरफ जा सकता है, तो थोड़ी बहुत कंटिन्यूटी यहाँ पे पॉसिबल है। बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज नाउ नॉट फेवरेबल फॉर अ फ्रेश एंट्री, क्योंकि अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में से वो निकलने की कोशिश कर रहा है ऑन द डाउन साइड। तो जिन लोगों ने पहले पोजीशन बनी हुई है उन लोगों को अपना पोजीशन कंटिन्यू करना चाहिए विद द ट्रेडिंग स्टॉप लॉस एट 460, लेकिन नई पोजीशन के लिए थोड़ा डिप के लिए वेट करना चाहिए। डिप्स का वेट करें, लेकिन ITC में एक मौका बन रहा है। लेकिन ITC ही नहीं, आप HUL देखिए जो टॉप परफॉर्मर है, 3.25% के गेंस। टाटा कंज्यूमर में एक अच्छा खासा मोमेंटम, ब्रिटानिया भी 1% की तेजी में। एशियन पेंट आगे ऑफ कोर्स क्या मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है नंबर से, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन इस पूरी यूनिवर्स में जो FMCG वाली है तेजी देखने को मिली। अब मयूरेश, क्या इसे प्री बजट मूव और एंटिसिपेशन वाली एक्टिविटी के तौर पर देखना चाहिए कि सोशल स्पेंडिंग पर जोर आएगा तो लोगों के हाथ में शायद ज़्यादा पैसा, ज़्यादा खर्च, और पहले वो FMCG कंपनियों के बारे में ही सोचते हैं? ये अब तक की एक थीम बनी हुई है, वैसा कुछ होने के आसार हैं? तो हर्षदा जी, आई थिंक दोनों पहलू है। एक, आई थिंक जो रूरल इकोनॉमी डिस्ट्रेस में है, obviously there will be some moves attached to that, both in terms of incentives stroke subsidies, और दूसरी चीज, अगर मॉनसून्स नॉर्मलाइज रहते हैं, जो मैं फिंगर्स क्रॉस चाहता हूँ और पूरा देश चाहता है, तो रूरल इकोनॉमी जो स्ट्रगल कर रही थी पिछले 4 तिमाहियों से, वहां एक रिस्पाइट मिलेगा। एंड दिस रिस्पाइट विल कम थ्रू इन टर्म्स ऑफ अ बेटर क्रॉप आउटपुट, और रियलाइजेशन जैसे मार्केट में आएंगे बाय द एंड ऑफ द रेनी सीजन। सेकंड हाफ में जो रूरल डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वहां पे डेफिनेटली बढ़ोतरी देखी जाएगी। ऑब्वियसली यू आर गेटिंग हिंट्स ऑफ दैट। अगर आप डाबर मैरिको के मैनेजमेंट्स को सुने इन टर्म्स ऑफ देयर Q1 बिजनेस अपडेट, दे आर गिविंग दोज हिंट्स अवे कि रूरल इकोनॉमी में जो रिकवरी हम देख रहे हैं, आई थिंक दैट इज कमिंग बैक। और ये दोनों चीजें आई थिंक एक अर्नेस्ट रिकवरी शायद पोस्ट करेंगे रूरल इकोनॉमी के लिए। ये देखना चाहिए कि FMCG कंपनीज के लिए अराउंड 55% ऑफ वॉल्यूम्स टू 60% कम थ्रू फ्रॉम द रूरल मार्केट। इसलिए इनकी जो प्राइसिंग पावर होती है ये डिपेंड करती है वॉल्यूम ग्रोथ से, रूरल मार्केट और रूरल शेयर से। तो रिकवरी आनी चाहिए सेकंड हाफ में फॉर दीज कंपनीज। द मार्केट्स विल ऑब्वियसली पेग दैट अ कपल ऑफ क्वार्टर्स अर्लियर, और इसलिए मुझे लगता है कि काफी चीजें टेलविंड्स करके काम आएंगे। ऑब्वियसली वैल्यूएशंस महंगे हैं काफी कंपनीज के लिए, बट इफ वॉल्यूम्स एंड प्राइसिंग स्टार्ट्स कमिंग बैक तो ये जबरदस्त तड़का है और डेफिनेट अमाउंट ऑफ कैश फ्लो इनके ऊपर। तो ये स्टॉक्स लाइक डाबर, मैरिको, टाटा कंज्यूमर आपके रडार पे रहेंगे।
ओके, तो ये सारे स्टॉक्स आप रेडार पर रखें, यहाँ पर मौके ज़रूर हैं। चलिए फटाफट से अब बात करते हैं टेलीकॉम की और यतिन को नंबर लगा दे, क्योंकि यहाँ पर आज सुबह से ही थोड़ा बहुत एक्शन बनता दिखाई दिया है। वोडाफोन आइडिया जिसको लेकर वैसे भी चर्चा थी कि इनके एजीआर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो प्लीज सुनने को तैयार हो गए हैं। आज एक रिपोर्ट भी आई, तो एक्शन ज़रूर बनता दिखाई दिया है। क्या क्या डिटेल्स हैं और कितनी राहत मिल सकती है एजीआर वाले मामले में, ये जो उम्मीद मार्केट में बनी है, उसके डिटेल्स के लिए यतिन हमारे साथ हैं। गुड आफ्टरनून अर्शदा। और देखिए, जहाँ तक कि टेलीकॉम का सवाल है, ये जो 5G और जो रिसेंट टैरिफ हाइक हुआ है, इसके आधार पे काफ़ी सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ ब्रोकरेजेस को दिख रही हैं। भारतीय एक्सोकॉम की शुरुआत करते हैं, क्योंकि जेपी मॉर्गन ने यहाँ इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट निकाली है। 1280 के टारगेट के साथ ये यहाँ ओवरवेट है, और इसी के साथ IIFL की भी एक रिपोर्ट आई है भारतीय एक्सोकॉम पे। इनिशिएटिंग कवरेज बाय है 1267 यानी 1267 के टारगेट के साथ। ऑब्वियसली जो टैरिफ हाइक हुआ है और जो बाजार स्थिर हुआ है चुनिंदा टेलीकॉम सर्कल्स में, इसका बेनिफिट जो है भारतीय एक्सोकॉम को होता हुआ दिखाई पड़ता है। यही थीसिस पे ज़्यादातर ब्रोकरेजेस बुलिश है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात आई है एजीआर ड्यूज़ को लेके। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने फाइनली एग्री कर दिया है कि वो जो एजीआर की रिव्यू पिटिशन है उस पर सुनवाई करेंगे। अगर हम वोडाफोन आइडिया की बात करें तो लगभग 70,000 करोड़ 70,000 करोड़ के ड्यूज़ यहाँ आए हैं बकाया एजीआर को लेके, और भारतीय एयरटेल के लगभग 36,000 करोड़ रुपए यहाँ ड्यू हैं। ऑब्वियसली कंप्यूटेशन की बात करें तो बेस अमाउंट में चेंजेस होने चाहिए। टेलीकॉम कंपनीज इसके पक्ष में बातचीत करेंगी कोर्ट में। ऑब्वियसली कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन अगर इनकी अर्जी मान लेती है कोर्ट तो 50% तक राहत देखने को मिल सकती है। वोडाफोन आइडिया लगभग 35,000 करोड़ रुपए यानी 5 रुपये पर शेयर सेव कर सकता है, और भारतीय लगभग 30 रुपये प्रति शेयर यानी 18,000 करोड़ रुपए रिव्यू पिटीशन के अंदर सेव कर सकता है बेस्ट केस सिनेरियो में। तो ये मत मान के चलिए कि ये जीती जाएंगे या इतने ही इनको रिलीफ मिलेगी, लेकिन हाँ, बेस्ट केस सिनेरियो जो ब्रोकरेज बता रहे हैं ये आपके सामने है। और अगर हम बात करें स्टॉक्स की तो भारतीय एयरटेल 40% रिटर्न 2024 में अब तक, और वोडाफोन लगभग 7% के रिटर्न के साथ ज़बरदस्त तरीके से मोमेंटम में दिखाई पड़ रहा है, स्पेशली आफ्टर द FPO जो 11 रुपये पे हुआ और अब स्टॉक करीब 16-17 रुपए के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। जी हाँ, और कुछ ब्रोकरेजेस कह रही हैं कि अगर ये एजीआर वाला मामला सामने आ जाता है तो और भी पुश आ सकता है। ये भारतीय हेक्साकॉम को लेकर जो जेफरीज बुलिश हुआ है, उस पर्सपेक्टिव से स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। वो एजीआर वाला मामला एक तरफ है और दूसरा ऑफ कोर्स वो हेक्साकॉम वाली स्टोरी भी है। एक बार लेकर आइएगा प्लीज भारतीय हेक्साकॉम का स्टॉक का चार्ट्स पर। मानस, अगर आप देख सके तो बताइएगा क्या मौका है करंट लेवल्स पर तेजी करने का, क्योंकि कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कह रही है यहाँ से 16-17% या फिर 16 से 20% तक के गेन्स बनते दिखाई दे सकते हैं। क्या आप खरीद रहे हैं? तो देखिए, प्योर ट्रेडिंग करनी है अगर तो आप बिल्कुल ट्रेड ले सकते हैं। बहुत लंबे चार्ट नहीं है तो पोजिशनल व्यू लंबा देना मुश्किल है, पर ट्रेडिंग के तौर पे क्योंकि स्टॉक ने अपने 22 मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 1090 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं, और टारगेट आपको 1250 से 1275 की रेंज में सेट करने हैं। ये फिलहाल एक स्टॉक। लेकिन मयूरेश, फटाफट से भारतीय हेक्साकॉम वर्सेस भारतीय वोडाफोन। तो भारतीय वर्सेस वोडाफोन तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक बेनिफिट है वो पेरेंट को डेफिनेटली मिलेगा। आउट ऑफ द सर्कल्स दैट दे आर ऑपरेटिंग, बहुत स्ट्रांग सर्कल्स हैं जहाँ पे जो आरपीओ इंक्रीजेस हैं वहाँ पे एक इंक्रीमेंटल ग्रोथ देखने मिलेगा, एंड इट्स ऑन बोथ साइड्स, इन फैक्ट फ्रॉम मोबाइल आरपीओस as well as their enterprise business as well. तो कहीं ना कहीं I think this is incrementally going to benefit the deleveraging that Bharti Airtel has on its balance sheet. Similarly for Hexacom, I think जो benefits आएंगे वो सीधा trickle down होंगे bottom line के ऊपर. And obviously I think जो front end expenditure इन्होंने incur किया है 5G ecosystem के ऊपर, direct benefit bottom line पे आने के कारण ROEs में significant इजाफा देखा जाएगा। तो एक डेफिनेट होल्ड की राय है व्हेन इट कम्स टू भारतीय हेक्साकॉम, भारतीय एयरटेल। आई हैव ऑलवेज सीन ऑफ द ओपिनियन, आई थिंक जितनी प्राइस एक्शन वोडाफोन आइडिया में हुई है अभी हो चुकी है, राइट फ्रॉम 11.5-12 रुपीस टू 17.5। अभी यहाँ से फ्रेश ट्रिगर्स विल इंक्रीमेंटली कम इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो कहीं ना कहीं आई थिंक रिमेन बुलिश इन टर्म्स ऑफ भारतीय एयरटेल, हेक्साकॉम एंड जियो ग्रुप रिलायंस। ओके, तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली बन रही है। सेंचुरी टेक्सटाइल इस बीच EBITDA घटा है, स्टॉक 1.5% ऊपर, नंबर्स आ चुके हैं। EBITDA मार्जिन्स भी थोड़े से स्लाइस होते हुए 15.8 के 9% ही रह गए हैं। नंबर्स में वैसे कुछ ऑपरेशनली अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, देखते स्टॉक टिकता है या नहीं। अच्छा, एक पॉजिटिव है, मुनाफा कंपनी ने डिलीवर ज़रूर किया है। चलिए अब बात करते हैं जुपिटर वैगन्स की। कंपनी ने हाल ही में QIP से
करीब करीब 800 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। अब कंपनी लेटली काफ़ी सारे ऑर्डर्स भी बैक करती आई है, तो प्लान क्या है कंपनी का? हमारे साथ कंपनी के एमडी विवेक लोहिया हैं। विवेक, स्वागत है आपका। पहले तो ये 800 करोड़ रुपए जो आपने QIP से रेस किए, एक अंदाज़ा अगर दे सके, ये जो फंड जुटाए हैं उसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, क्या सोचा हुआ है और कितना डाइल्यूशन हुआ है इस QIP में? गुड आफ्टरनून। जैसा आपको पता है कि अभी हमने हाल फिलहाल बोनाट्रांस की इंडियन जो व्हील मैन्युफैक्चरिंग, रेलवे व्हील मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, उसको हमने एंड ऑफ लास्ट ईयर एक्वायर किया था। जो हमारा जो फॉरवर्ड जो टारगेट है कि आज के दिन वो करीब करीब वहाँ हम साल के 15,000 व्हील सेट ही बना पाते हैं। तो अगले 2 साल में हम उसकी कैपेसिटी करीब 1 लाख व्हील सेट तक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया आज के दिन व्हील सेट्स के मामले में एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है। हमारा खुद का जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है करीब 40,000 व्हील सेट का है, प्लस जो हमारे जो जुपिटर में जो हमारे को प्रमोटर्स हैं टाटा वैगन का, जो यूरोप की आज के दिन सबसे बड़ी रेलवे कंपनियों में से एक है, वो वहां पर करीब साल के 10,000 वैगन खुद बनाते हैं। तो उन्हें करीब 51,000 व्हील सेट का आज के दिन रिक्वायरमेंट है। तो ये जहन में रखकर ये QIP जो हम रेस कर रहे हैं, इसमें मेजॉरिटी जो इन्वेस्टमेंट है ये जो हमारी जो व्हील प्लांट है उसी के तरफ ये सारा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और अगले 2 वर्षों में ये करीब करीब हमारे लिए इससे हम उम्मीद करते हैं कि करीब एनुअली 4,000 करोड़ की रेवेन्यू की हमारी टारगेट है इस प्लांट से, और इसमें 2,000 करोड़ तक का हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूरोपियन मार्केट्स को। ओके, तो एक साइजेबल एक्सपोर्ट यूरोपियन मार्केट्स में, और ओवरऑल आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाने पर जोर देंगे। इस समय अगर मुझे अंदाजा दे सके आपकी ऑर्डर बुक कितनी है, क्योंकि लेटली आपने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से ऑर्डर बैक किया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक ऑर्डर आपके हाथ लगा है, कुछ ऑटोमोबाइल कैरियर वैगन्स के लिए भी आपके हाथ ऑर्डर लगा। तो टोटल ऑर्डर बुक इस समय कहाँ है और कितनी विजिबिलिटी है स्पेशली डिफेंस और रेलवे ऑर्डर्स की गोइंग फॉरवर्ड? ऑर्डर बुक अगर आज देखा जाए तो हमारा काफी हेल्दी ऑर्डर बुक है। करीब करीब हमारे पास 7,000 करोड़ से ज्यादा की ऑर्डर बुक्स है, और हमारी जो एग्जीक्यूशन कैपेसिटी है उसको भी काफी साइजेबली बढ़ा रहे हैं। लास्ट ईयर हमने करीब 8,000 वैगन सप्लाई की थी। इस साल हमारा टारगेट है कि ये 10,000 वैगन से प्लस रहे हमारी सप्लाई, और इसके बाद हम फर्दर ऑगमेंटेशन कर रहे हैं हमारी वैगन कैपेसिटी में और हमारे फाउंड्री कैपेसिटी में। नए ऑर्डर की जहां तक सवाल है, आई थिंक पोस्ट बजट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से काफी साइजेबल वैगन डिमांड के टेंडर्स निकलेंगे। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में अभी काफी बुलिशनेस दिखाई दे रहा है हमें। अभी हम करीब हर महीने 200 से 300 वैगन इंक्रीमेंटली प्राइवेट सेक्टर से ऐड कर रहे हैं हमारे पोर्टफोलियो में। सो इन टर्म्स ऑफ डिमांड आउटलुक, आई थिंक एटलीस्ट नेक्स्ट 2 से 3, अभी जो हमारी ऑर्डर बुक है ये करीब 18 महीने की ऑर्डर बुक ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। और इसके अलावा भी आगे जाकर भी हमें जो भी हमें रुझान दिख रहा है, इस हिसाब से हमारी वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये ट्रेंड अभी नेक्स्ट एटलीस्ट 2 से 3 साल सस्टेन रहेगी। ओके, अच्छा विवेक जी, एग्जैक्टली आपके टोटल आई थिंक ऑर्डर बुक में, या फिर मैं कहूँ कि टोटल रेवेन्यू में एक्सपोर्ट्स कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? और एक और चीज़ जो मेरे जहन में आ रही, जो पूछूं मैं आपसे शायद, क्योंकि एंटायर आई थिंक जो आपका सेटअप है उसमें आपका जो मेटल्स की कॉस्ट कंपोनेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, मेटल प्राइसेस काफ़ी फर्म रहे हैं। तो ये, और अभी तक भी मेटल्स में कोई बहुत, अगर आप देखें, तब्दीली नहीं है ये प्राइसेस में। तो मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी फुल ईयर में क्या रहेगी? बीते साल भर जब मेटल प्राइसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, क्या रही थी? देखिए, जहां तक मेटल प्राइसेस का सवाल है, वो रेलवे के जितने भी हमारे ऑर्डर्स हैं उसमें ये हमारे लिए पास थ्रू है, क्योंकि रेलवे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में एस्केलेशन और डी एस्केलेशन कॉन्ट्रैक्ट्स क्लॉजेस बिल्ट इन किए जाते हैं।
सो मेटल प्राइसेस से हमारे प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट टिपिकली इस इंडस्ट्री में हमें नहीं दिखता है। जहाँ तक मार्जिन का सवाल है, वी एक्सपेक्ट इस साल क्योंकि हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, हमारे 2 नए ब्रेक सिस्टम्स की डिलीवरीज इस साल से हमारी चालू हो जाएगी, प्लस जो हमने बोनाट्रांस में जो व्हील प्लांट एक्वायर किया है उससे इस साल कम से कम हम उम्मीद कर रहे हैं कि 400 करोड़ का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू हमें मिलेगा। अगेन उस बिजनेस में हमारे मार्जिन्स रिलेटिवली बेटर मार्जिन्स हैं, तो इस साल डेफिनेटली कंपेयर टू लास्ट ईयर आप EBITDA मार्जिन्स में काफी इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगी, और प्लस रेवेन्यूज आल्सो विल रिमेन वेरी स्ट्रॉन्ग। और जहां तक एक्सपोर्ट का सवाल है, क्योंकि हमारा अगेन ब्रेक बिजनेस अब इस साल से चालू होगा, उसमें हम काफी उम्मीद नेक्स्ट 2 से 3 वर्षों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ब्रेक सिस्टम से ही हमें 200 से 300 करोड़ का इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। जो सबसे बड़ा आज के दिन हमारे लिए एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी है वो है जो हमारी व्हील सेट जो बिजनेस जिसमें हम कैपेसिटी ऑगमेंटेशन कर रहे हैं, और उसके अलावा राइट्स के संग हमारी एक MOU है जिसमें अभी हमने काफी स्पेशली अफ्रीका में काफी टेंडरों में पार्टिसिपेट किया है, और जो हमें उम्मीद है कि इस वर्ष उसमें कुछ टेंडरों में हमें ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। सो वैगन एक्सपोर्ट के लिए भी हमारे पास काफी अपॉर्चुनिटीज हैं आगे जाकर। लोहिया साहब बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। तो ये इनफैक्ट डिटेल्स आते हुए एक तगड़ी ऑर्डर बुक और यहाँ पर क्लियरली अपनी कैपेसिटी बढ़ाने पर कंपनी जोर दे रही है। इस बीच इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस पर भी नजर डाल लेते हैं। हाल फिलहाल ये पूरा पैक रेडार पर आया था और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी यहाँ पर अब एक पहल होती हुई दिखाई दे रही है। EV मैन्युफैक्चरिंग और मोबिलिटी पॉलिसी में बदलाव को मंजूरी दरअसल राज्य सरकार ने दे दी है। इससे क्या इम्पैक्ट आने वाला है ओवरऑल सेक्टर पर, रोहन सिंह हमारे साथ है ज़्यादा डिटेल्स के साथ। रोहन बताइए। जी दरअसल ये जो पॉलिसी थी ये बनी थी 2022 में, नोटिफाई हुई थी 2023 में, और इसमें 1 साल का प्रावधान था सब्सिडी के लिए। सब्सिडी 2 व्हीलर के लिए 5,000 रुपए तक और 4 व्हीलर के लिए ये 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी देती थी। कुल मिला के जो फंड था 2 व्हीलर के लिए 100 करोड़ का था, जो 4 व्हीलर था उसके लिए 250 करोड़ का था। लेकिन अब सरकार ने इसमें बदलाव किया है, क्योंकि ये जो पूरा फंड है ये पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो गया, तो इसकी वैलिडिटी 2027 तक कर दी गई है। यानी कि उत्तर प्रदेश में अगर आप 2 व्हीलर या कार खरीदते हैं, इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं, तो आपको सब्सिडी आप 2027 तक ले सकते हैं, बशर्ते जो फंड है ये वो पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। करीब 2 लाख के करीब 2 व्हीलर्स को सब्सिडी देने की योजना है और लगभग 25,000 के लगभग इलेक्ट्रिक कार्स को सब्सिडी दी योजना है। एक जो बदलाव किया गया है वो 3 व्हीलर्स को लेकर है। पहले सब्सिडी थी, अब नहीं होगी, 12,000 तक की सब्सिडी को हटा दिया गया है, लेकिन बाकी जो शर्तें हैं वो वही रहेंगी। बस ये है कि वैलिडिटी बढ़ गई है। पिछले साल अक्टूबर तक ये खत्म हो चुका था, इस साल मार्च तक उसका एक एक्सटेंशन मिला था, और अब जो एक्सटेंशन है 2027 तक कर दिया गया है। कोई भी जो यहाँ खरीदता है गाड़ी खरीदता है उत्तर प्रदेश में, इलेक्ट्रिक कार या इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, वो इन सब्सिडी स्कीम का फायदा उठा सकता है। रोहन ये बताइए, ये जो हाल में वो खबर आई थी कि EV और हाइब्रिड गाड़ियों पर यूपी सरकार क्लियरली वो 0 रजिस्ट्रेशन फीस लेने वाली है, उस पर कुछ खुलासा हुआ है, कुछ क्लैरिटी वहां पर, क्योंकि उसे रिविजिट करने की बात हुई थी, राइट? जी बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश सरकार इसको लेकर एक क्लैरिफिकेशन कह लें या इसको लेकर और सफाई पेश कर सकती है कि एक सर्टेन कैपिंग की जा सकती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 से 20 लाख तक की जो हाइब्रिड गाड़ियां हैं उनको तो इसमें शामिल किया जाएगा, बट उसके ऊपर की गाड़ियों को हटाया जा सकता है स्कीम से। इसको लेकर जो ऑटो सेक्टर है उसमें भी एक राय नहीं है। लगातार सरकार से इनकी बातचीत चल रही है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसको लेकर एक क्लैरिफिकेशन बहुत जल्दी आ जाएगा। जो अभी की स्थिति है, जो नोटिफिकेशन आया है, स्टेटस को है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। जो हाइब्रिड की पॉलिसी है, फिलहाल लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी इसको लेकर एक सफाई उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आ सकती है। डेटा निकालना पड़ेगा कि
तब से लेकर जब तक ये पॉलिसी चेंज नहीं आ जाता कि बड़ी गाड़ियों में कितनी बिक्री हुई है हाइब्रिड वाली। शुक्रिया रोहन इस अपडेट के लिए। लेकिन क्लियरली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादातर कंपनियां अब काफ़ी सीरियसली लेती हुई दिखाई दे रही हैं और कंपनियां नहीं, सरकारें भी वहाँ पर सब्सिडी एक्सटेंड करती हुई दिखाई दे रही हैं। ऑटो पैक में एक मारुति, दूसरा टाटा मोटर्स, ये बड़े ट्रेड्स रहे हैं, एक तो हाइब्रिड की तरफ, दूसरा प्योर प्ले ईवी की तरफ। मयूरेश, कहीं पे इस समय पोजीशनिंग है आपकी? तो जिनके पास OEMs है अर्षिता, आई थिंक दे शुड कंटिन्यू होल्डिंग ऑन टू दी पोर्टफोलियो। ऑब्वियसली आई थिंक जो हायर बेस पे है ये सारी नंबर्स सारी कंपनीज के वो थोड़े मॉडरेट हो जाएंगे, बट आई थिंक नंबर्स विल स्टिल कंटिन्यू। एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बैकलॉग है, कैपेसिटीज बढ़ा रहे हैं और सप्लाई चेन बढ़ा रहे हैं, जिसके वजह से आई थिंक बेस इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ शुड कंटिन्यू। हाउएवर हमें लगता है आई थिंक जो ऑटो एंसिलरी स्पेस है, आई थिंक दैट इज इन अ वेरी वेरी स्वीट स्पॉट। ये जो कैपेसिटीज बढ़ा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सर्विसिंग ईवी मोबिलिटी एंड ईवी प्लेटफॉर्म्स, एंड एट द सेम टाइम जो एग्जिस्टिंग गाड़ियों के साथ जो रिप्लेसमेंट मार्केट में भी सर्विस कर रहे हैं, अलॉन्ग विद नॉट इंक्रीमेंटल डेट एडिंग ऑन टू देयर बैलेंस शीट, ये कंपनीज डेफिनेटली ध्यान में रखनी चाहिए। इसमें से आई थिंक वैरॉक इंडस्ट्रीज एज एन एग्जांपल हमें काफी पसंद आ रहा है। इनको 8,500 करोड़ के ऑर्डर मिले, जहाँ पे 40-45% ईवी प्लेटफॉर्म से मिले हैं। दूसरा मिंडा इंडस्ट्रीज जो एक कंप्लीट प्ले इन माय ओपिनियन on that entire EV ancillary ecosystem, काफी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। दोनों के बैलेंस शीट्स वैरॉक और मिंडा के काफी तगड़े और स्ट्रॉन्ग है, एंड आई थिंक दे आर appropriately placed as the transition happens in the next few quarters. वैल्यू इंजीनियरिंग आपकी स्क्रीन पे 662 पे आपका पसंदीदा स्टॉक है। क्या इस पर टेक्निकल कमेंट कोई नहीं लूँगा मैं। मेनवाइल निफ्टी थोड़ा सा रिट्रेस होता हुआ करीब 24,593, और आप इसे कम्प्लीटली अगर आप देखें इसे कह सकते हैं कि बाजार के पास आज बहुत कुछ चेस करने को नहीं है। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक, करीब 52,350। अनुज, इंडेक्स पे आते हैं थोड़ा सा निफ्टी बैंक पे। डायरेक्टर साहब कुछ कह रहे हैं क्या मेरे को? मतलब अब हमने हर चीज़ देख ली। हमने HDFC बैंक के वो क्वार्टरली अपडेट सुन लिए, उसका एक्शन रिएक्शन फुल देख लिया, हमने SBI का एक्शन देख लिया, हमने कोटक को मूव करते हुए देख लिया, एक्सिस को मूव करते हुए देख लिया। एग्जैक्टली बचा क्या है बैंक निफ्टी में जो उसको ड्राइव करेगा, या फिर बाजार अब एक्चुअल अर्निंग्स पे ही रिएक्शन देगा? एक्चुअल अर्निंग्स पे ही रिएक्शन देगा बाजार। आई थिंक रामदेव जी से मेरी बात हुई थी कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बैंक इकलौता एक कंपोनेंट इस मार्केट का जो नहीं चल रहा है, और उसका कारण क्लियर है कि इनके अर्निंग्स पर थोड़ा प्रेशर है। हमने सबने देखा है कि इनको कासा डिपॉजिट मिल नहीं रहे, और कासा डिपॉजिट अगर नहीं मिलेंगे आपको तो आप फिर कहाँ से फिर इवेंचुअली आप अपना इनकम जनरेट करेंगे। अब देखिए SBI ने लेंडिंग रेट्स हाइक करी, वीरू करनी पड़ी ना, क्योंकि अब बियॉन्ड अ पॉइंट आपको अपनी अर्निंग्स को प्रोटेक्ट करनी है, और आपका कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट अभी भी काफ़ी हाई है। तो इसके लिए तो ये एक कारण है कि बैंकों में इस तरीके के नंबर्स आ रहे हैं। मेरे ख्याल से अब जो अगला ट्रिगर होगा मार्केट के लिए वो थोड़े से कॉर्पोरेट बैंक्स के नंबर्स, जैसे ICICI बैंक और एक्सिस बैंक के नंबर्स ये आ जाएं। और एक चीज़, अच्छा ऐसा भी नहीं कि बैंक निफ्टी कोलैप्स कर रहा है, कम चल रहा है कंपेयर टू निफ्टी। 51,800 के ऊपर जब तक है बैंक निफ्टी तब तक इसमें मंदी भी नहीं है, लेकिन हाँ तेज़ी के लिए इसको थोड़ा सा ऑब्वियसली अभी जूझना पड़ेगा, और एक आध अच्छे नंबर्स आएंगे तभी चलेगा ये, वरना मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बैंक्स में। और प्लस एक और चीज़ जो बैंकों के अगेंस्ट जाती है, बाकी के सारे जितने भी हमारे स्टॉक्स जो चल रहे हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा FII ओनरशिप का इशू नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी स्टॉक चलना शुरू होता है, फॉर एग्जांपल HDFC बैंक रैली आई, उसके तुरंत बाद भारी सेलिंग आ गई, क्योंकि हैविली ओन ये स्पेस है FIIs की तरफ से, तो वहाँ पर वो सेलिंग आ जाती है। बाकी के स्टॉक्स में वो प्रेशर नहीं है, वो उतना हैविली FII ओन नहीं है। अगर है मतलब थोड़ी बहुत FII होल्डिंग होगी, लेकिन उनकी सेलिंग मार्केट एब्जॉर्ब कर लेती है। बैंकों के केस में क्या होता है, हर बड़ी रैली पे बड़ा सेलर जो है वो तैयार खड़ा है वहाँ पर, FIIs वो बेचने आ जाते हैं। ये दिक्कत है प्राइवेट बैंकों के साथ, दो दिक्कतें बेसिकली। जी हाँ, दो दिक्कतें हैं प्राइवेट बैंक्स के साथ, और इस बार आई थिंक एक्शन मिसिंग है। HDFC बार बार कोलैप्स हो रहा है, ICICI बैंक चलता है थोड़ा सा, लेकिन मोमेंटम जनरेट नहीं हो रहा है। SBI एक दिन चला और आज फिर कोलैप्स हो गया। बट एक स्टॉक थोड़ा डिफरेंट रहा है, दैट्स आई थिंक फेडरल बैंक 195 पे आज भी अपने करियर हाई पे ट्रेड कर रहा है। ये मयूरेश जी, फेडरल बैंक स्पेशली आई थिंक लास्ट 1 ईयर इसको वाकई अगर आप देखें बिलोंग करता है। क्या वजह रही? आई थिंक अभी हम बात कर रहे थे कि कासा डिपॉजिट्स को लेकर बैंक स्ट्रगल कर रहे हैं, बट आई थिंक क्योंकि इनका एक सब्सटेंशियल पार्ट गोल्ड फाइनेंसिंग से भी आता है, कि क्या ये एडवांटेज
फेडरल बैंक कैरी कर रहा है इस वक्त आपके अनुमान के मुताबिक? बिल्कुल वीरू जी। और दूसरा एडवांटेज ये भी है कि इनके जो एनआरआई रेमिटेंसेस है ये काफी तगड़े रहते हैं। तो एनआरआई रेमिटेंसेस विल स्टिल कीप ऑन ग्रोइंग एट अ गुड पेस एंड दीज डिपॉजिट्स आर एट अ वेरी वेरी नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो इनके एक इंक्रीमेंटल advantage रहता है because of that huge base that they've got out of the Middle East, obviously aids and supports tough times like these. और दूसरी चीज आई थिंक जो नंबर्स हैं, आई थिंक नंबर्स इटसेल्फ आर अ टेस्टिमनी कि एक स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस रहा है in their other state in their other forms of businesses as well. Obviously gold finance तो है ही है, but जहाँ पे आई थिंक एडवांसेस की एक मिक्स रही है वो काफी बैलेंस्ड रही है, which has probably given a very balanced outlook for the rest of the year. तो I think ये दो बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं in terms of how the bank is operating, और वैल्यूएशन के हिसाब से भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है नहीं। I think it's around 1.6-1.7 times price to book FY26 numbers, which is not very very expensive. ओके, मीनवाइल एक टेलीकॉम कंपनियों पर थोड़ी सी एक नेगेटिव न्यूज़ आ रही है। जो CNBC आवाज़ की खबर थी उस पर मोहर भी लगी है। इन कंपनियों को कुछ स्पेक्ट्रम रिलेटेड पेमेंट्स करनी होंगी, 10 दिनों में इस पेमेंट का भुगतान करना होगा। और भारतीय एयरटेल, DOT ने कंपनियों को जो विकल्प दिए हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। भारतीय एयरटेल को 6,850 करोड़ और वोडाफोन आइडिया को 3,510 करोड़ और रिलायंस जियो को 973 करोड़ ये करीब करीब पे करना होगा। तो ये कुछ देर में इस पर बात करेंगे। ये स्पेक्ट्रम नीलामी को लेकर है इसका। आई थिंक ये खबर असीम की है, तो असीम को जोड़ने की कोशिश करते हैं एक बार, और फिर जब असीम जुड़ेंगे तो इस खबर को रिविजिट करेंगे। अभी एक काम करते हैं, कल आने वाली अर्निंग्स की बात करते हैं। कल तो खैर छुट्टी है, परसों आने वाली अर्निंग्स। वैसे एशियन पेंट्स और LTIM के नंबर्स आएंगे, ये कल ही आ रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग है। और गुरुवार को इन्फोसिस, पॉलीकैब और हेवल समेत FNO की 7 कंपनियों के नंबर्स आएंगे। इन्फोसिस और LTIM के नंबर्स का प्रीव्यू करेंगे आशीष। एशियन पेंट्स, पॉलीकैब और हेवल्स यानी कि जो कंजम्पशन कंपनी है उनका प्रीव्यू करेंगे सुमित। तो गुड आफ्टरनून आशीष, आपसे शुरुआत करते हैं, इन्फी और LTIM। ओके, जहां तक इन्फोसिस की बात है, ये दूसरी देश की सबसे बड़ी IT कंपनी परसों थर्सडे को शाम को अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेगी। और एक्सपेक्टेशंस तो हैं खैर कि Tier 1 IT कंपनीज यानी कि दिग्गज IT कंपनीज में शायद सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इन्फी का हो, और शायद यही रीजन है कि पिछले कुछ दिनों में स्टॉक में बड़ा अच्छा आउट परफॉर्मेंस आया। इनफैक्ट जून की शुरुआत में ये स्टॉक 1400 रुपए के आसपास खड़ा था और आज 1750 रुपए के आसपास कामकाज कर रहा है। ऑलरेडी एक सवा महीने में 24-25% का उछाल। जहां तक एक्सपेक्टेशंस की बात है, कांस्टेंट करेंसी में आय जो है तिमाही दर तिमाही 2 से 3% के आसपास एक्सपेक्टेशंस हैं बढ़ने की। जो अलग अलग ब्रोकरेजेस की एक्सपेक्टेशंस है वो भी आपकी स्क्रीन पर देता हूं, पर मोटा मोटी आय 2 से 3% बढ़ेगी। सारी ब्रोकरेजेस के आंकड़े आपकी स्क्रीन पे। क्यों बढ़ रही होगी? एक तो सीजनली ये स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है Q1 इन्फोसिस के लिए। जो पिछले कुछ क्वार्टर्स में इसने लार्ज डील्स साइन करी थी वो अब रेवेन्यूज में ट्रांसलेट हो रही होंगी, उसका फायदा मिलेगा। खास तौर पे वो जो लिबर्टी डील है उसका रैंप अप का फायदा मिल रहा होगा। ग्रोथ लार्जली कहा जा रहा है टेलीकॉम और BFSI सेक्टर ड्राइव कर रहे होंगे इस कंपनी के। जहां तक मार्जिन की बात है, एक्सपेक्टेशंस है मार्जिन भी एक्सपैंड होंगे 50 से 70 बेसिस पॉइंट्स के आसपास, यानी कि आधे % से 0.7% के आसपास मार्जिन इंप्रूव होंगे। स्ट्रीट थोड़ी सी डिवाइडेड है, लेकिन मोटा मोटी सब इसी के आसपास एक्सपेंशन बात कर रहे हैं। वो भी अपडेट आ जाएंगे। ज्यादातर ब्रोकरेजेस के जो मार्जिन के आंकड़े वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और मार्जिन में इंप्रूवमेंट इसीलिए क्योंकि आय बढ़ रही है, ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन होता हुआ नजर आएगा। प्लस पिछली बार एक वन टाइम BFSI क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट की रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी जिसके चलते 100 बेसिस पॉइंट्स का इंपैक्ट पड़ा था। इस बार वो नदारत रहेगा, उसका फायदा मिलना है सीधे सीधे। और सबसे इंपॉर्टेंट तो खैर नतीजों से ज्यादा सब गाइडेंस और कमेंट्री का इंतजार कर रहे होंगे। गाइडेंस में ज्यादातर सब मान रहे हैं कुछ बदलाव नहीं होगा, जो लास्ट क्वार्टर दिया था उसी पे डटे रहेंगे। 1 से 3% कांस्टेंट करेंसी में आए पूरे साल FY25 के लिए, और मार्जिन का बैंड वही 20 से 22% के आसपास। इसमें शायद छेड़छाड़ फिलहाल ना हो। और क्या सुनना चाहेंगे हम लोग भाई? पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट ये नजर रखिएगा कि FY25 की गाइडेंस ट्वीक हो रही है या नहीं हो रही। दूसरी चीज डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स का एनवायरनमेंट, लार्ज मेगा डील्स रिलेटेड अपडेट, और इन्फोसिस के केस में एक और चीज, वो सीनियर मैनेजमेंट एट्रिशन जो चले ही चले जा रहे हैं उस पर भी बातचीत होगी आई एम श्योर। जहां तक LTI माइंड्री, ये कल आएंगे।
वेडनेसडे को ही छुट्टी के दिन नंबर्स आ चुके होंगे, हम थर्सडे सुबह रिएक्ट कर रहे होंगे। अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा बैकड्रॉप समझना जरूरी है। लास्ट क्वार्टर की कमेंट्री, अब हुआ क्या था एलटीआई माइंट्री में, पिछले क्वार्टर में डी ग्रोथ थी, कॉन्ट्रैक्शन था, प्रॉफिटेबिलिटी गिरी थी। मैनेजमेंट ने तब कहा था कि वो कॉन्फिडेंट हैं कि Q1 FY25 से हम बाउंस बैक कर जाएंगे, और उन्होंने ये भी कहा था कि FY25 में ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ देखने को मिलेगी और मार्जिन परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। तो कमेंट्री अच्छी आई थी, परफॉर्मेंस खराब था। उन्होंने कहा था Q3 और Q4 में स्पेसिफिकली लार्ज डील के रैंप अप से डिले हुआ है, अब सब पटरी पे आ जाएगा। अब ब्रोकरेजेस क्या मान रही हैं? हाँ, Q1 में कुछ चीजें पटरी पे आएंगी, कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 2% की दर्ज होगी, इसके टॉप क्लाइंट में, इसके BFSI वर्टिकल में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। वैसे ग्रोथ लार्जली सब कह रहे हैं ब्रॉड बेस्ड ही होगी। मार्जिन्स में इनके भी 50 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। यहां पे एक कैच है, प्रोजेक्ट कैंसिलेशंस नहीं है इस बार, ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा मिल रहा होगा, इसीलिए आप मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखेंगे। पर मॉडेस्ट सा इंप्रूवमेंट इसीलिए है क्योंकि कहा जा रहा है ये इस बीच अपना बेंच बिल्डअप कर रहे होंगे, इन्वेस्टमेंट सेल्स में कर रहे होंगे, डील ट्रांजिशन पे खर्च हो रहा होगा, वीजा पे खर्च हो रहा होगा, इसीलिए मॉडेस्ट है। तो इसीलिए 50 बेसिस पॉइंट मार्जिन इंप्रूवमेंट। कुछ ब्रोकरेजेस 70 से 90 बेसिस पॉइंट मार्जिन इंप्रूवमेंट की बात कर रही है। वो डिपेंड करेगा ये कंपनी कितने अपने प्रॉफिट्स को प्लो बैक कर रही होगी, वो अपन को देखना पड़ेगा। फिर मार्जिन इंक्रीमेंटल प्रॉफिटेबिलिटी कहां जा रही है वो देखना पड़ेगा। डील मोमेंटम इस बार स्ट्रांग रहेगा। $1.5 बिलियन के आसपास के टीसीवी की बात हो रही है, 1.5 से 1.7 बिलियन की। नजर कहां रहेगी? सबसे बात तो कमेंट्री पे ही करनी है, डिस्क्रिशनरी स्पेंड के एनवायरनमेंट में डील विजिबिलिटी को लेकर, और इनके केस में इनके BFSI, हाईटेक, मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, उसमें कामकाज कैसा चल रहा है वो फोकस एरिया होगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। तो ये दो दिग्गज दोनों इंडेक्स का हिस्सा, इन्फोसिस और LTIM। बाय द वे, वो जो खबर थी टेलीकॉम पर, वो मुझसे थोड़ी गलती हो गई उसको एनालाइज करने में। वो कोई नेगेटिव खबर नहीं है, वो आपने स्पेक्ट्रम खरीदा था, उसका अब आपको बेसिकली भेजा गया है कि आप पैसा दीजिए, तो प्रोसेस का पार्ट है, उसमें कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नेगेटिव नहीं है। चलिए खैर, लेकिन ये तो बात हो गई इन्फोसिस और LTIM की। मयूरेश, इन्फोसिस की तो लगातार बात की है हमने, LTIM पर क्या व्यू है आपका? नहीं, जिनके पास से बने रहना चाहिए, क्योंकि जैसे आशीष ने बताया, आई थिंक लार्जली आई थिंक जो एक एस्टिमेट्स हैं, एक स्टेबल नंबर्स की उम्मीद हम लगाए जा सकते हैं। और अगेन आई थिंक इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोडक्ट मिक्स, जो प्लेटफॉर्म्स है और जो प्रोडक्ट मिक्स है LTI माइंट्री की, ये काफी ठीक ठाक है। तो आई थिंक जो नंबर्स हैं इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर शुड बी गुड। और हमारे अनुमान में खुद आई थिंक सेकंड हाफ में एक अच्छी खासी रिकवरी आनी चाहिए पूरे सेक्टर के लिए, बोथ इन टर्म्स ऑफ मोर ऑर्डर्स कमिंग इन ल्यू ऑफ कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, और ये ऑर्डर्स अच्छे मार्जिन्स के साथ आएंगे, विच मींस एज कंपनीज एग्जीक्यूट वेल फ्रॉम द सेकंड हाफ ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, अगले 2 वर्षों के लिए जो एक रेवेन्यू और अर्निंग स्ट्रक्चर रहेगा, ये काफी तगड़ा रहेगा। तो जिनके पास LTI माइंट्री बिल्कुल बने चाहिए, माइंट्री में बने रहिए। देखते हैं स्टॉक क्या कमाल दिखाता है। ये सारा एक्शन आपको ऑफ कोर्स थर्सडे को ही दिखाई देगा, और इन्फोसिस के थर्सडे शाम को नतीजे आएंगे, एक्शन आपको फ्राइडे बनता दिखाई देगा नंबर्स के बाद का। चलिए अब बात करते हैं एक और दिग्गज जिसके नतीजे आएंगे, और वो है एशियन पेंट। सुमित हमारे साथ है। सुमित, क्या एक्सपेक्ट किया जाए, क्योंकि पिछले क्वार्टर में डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ थी, क्या वो बरकरार रहेगी? नहीं लगता है सुमित तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। आई थिंक वीरू को ही ट्राई करना चाहिए। लेकिन ये एक और स्टॉक, और आज वैसे भी प्री पोजिशनिंग थोड़ी सी लौटती हुई दिखाई दी अनुज एशियन पेंट में। देखिए, एशियन पेंट्स के केस में इशू क्या है मैं बताता हूँ आपको। एशियन पेंट्स में ऑलमोस्ट हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि ख़राब नंबर्स आएंगे। अब हमारा पोल भी यही है कि नंबर्स ख़राब आएंगे। कई लोग ये सोच रहे हैं कि शायद जितना एक्सपेक्टेशन है उससे ज़्यादा ख़राब नंबर आएंगे। दिक्कत क्या है एशियन पेंट्स में, पिछले क्वार्टर में भी एशियन पेंट के नंबर ख़राब आए थे, उसके बाद स्टॉक 2 दिन गिरा था, लेकिन फिर उसमें रैली आ गई थी। अब एशियन पेंट्स का मैं 1 साल का चार्ट लेकर आता हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि एशियन पेंट्स अंडर परफॉर्म करता है। इनफैक्ट 10 फाइनेंशियल ईयर तक लगातार रैली करने के बाद पिछला फाइनेंशियल ईयर पहला फाइनेंशियल ईयर बना था जिसमें एशियन पेंट गिरा था। अब एशियन पेंट क्यों गिर रहा है इसका भी कारण मैं बता देता हूँ आपको। ग्रासिम जो कैपेक्स लेकर आया है, पहली बार एशियन पेंट्स को उसके साइज़ का कोई प्लेयर मिला है जो उस केपेक्स के साथ आ रहा है, और उनका ब्रांड भी अच्छा है। वो आप उसकी सारी एडवर्टाइजिंग पूरी मुंबई में तो देख ही रहे हैं, वो ओपस है आई थिंक उनका ब्रांड नेम जो है। तो उसको लेकर तकलीफ क्या है, एशियन पेंट्स के मान लीजिए नंबर आ गए खराब,
लेकिन कंपनी ने आके अगर स्टेटमेंट में बोल दिया कि वर्स्ट इज ओवर, ऐसा कुछ बोल दिया, तो वो स्टॉक, क्योंकि यहाँ पर अब वैल्यूएशन में बहुत कंफर्ट है, पहली बार ये स्टॉक जो है इसका जो प्राइस टू अर्निंग्स है वो इसकी अर्निंग्स ग्रोथ को लैग कर रहा है पहली बार, वरना हमेशा इसका पी में एक्सपेंशन हुआ है, इस बार इसकी पी में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है पिछले 1 साल की डिक्लाइन के बाद। तो इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कभी भी ना एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स में नंबर्स को लेकर आप ट्रेड मत करिए, नंबर्स आ जाने दीजिए, मैनेजमेंट की कमेंट्री सुन लीजिए, उसके बाद भी आपको ना दोनों साइड में से एक भी साइड 10% की ट्रेड मिलेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस ट्रेड को अप्रोच करिए, पहले प्रीएम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सुमित सुन रहे हैं तो एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं। सुमित, गुड आफ्टरनून, क्या एक्सपेक्ट करें एशियन पेंट से? देखिए, जो बात आपने कही वो सही है कि इस बारी बिरला ओपस की वजह से शायद एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इनके थोड़े से बढ़कर आए। ये मैनेजमेंट पहले से ये अनुमान लगाकर चल रहा था कि इस बारी ये इनके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे और वो इनके मार्जिन को कुछ हद तक हिट कर सकते हैं। एक एस्टिमेट जो भी हर्षदा कह भी नहीं थी कि डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ की बातचीत थी, ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू ये है कि करीब करीब 6 से लेकर 8% के आसपास के एक वॉल्यूम का नंबर आएगा अपर एंड पे। एक आध ब्रोकर ही मान रहा है कि शायद 12% के आसपास के वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर रहेगा, लेकिन 6 से 8% के वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर आप देख सकते हैं। वाई बेसिस पे रेवेन्यूज फ्लैट रहेंगे 9,175 करोड़ रुपए के आसपास, मुनाफा थोड़ा सा ड्रॉप दिखाएगा 11% के आसपास, क्योंकि हो सकता है इस बार इतना सीजनल नहीं है, Q2 Q3 ऑनवर्ड्स पिकअप आता हुआ दिखाई पड़े सीजन साइड पर। इसके अलावा ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के ऊपर नजर डाल लेते हैं किस तरह की सिचुएशन है। EBITDA 8-8.5% का एक ड्रॉप दिखाएगा, मार्जिन 2% के आसपास का ड्रॉप यहाँ पे वाई बेसिस पे मार्जिन के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। वॉल्यूम का नंबर इंपॉर्टेंट है, 6 से लेकर 9%, लोअर एंड 6, अपर एंड 9। ब्रोकरेज हाउस पे अगर आप एक्सटेंड चले जाएंगे तो 12% तक भी कुछ ब्रोकर्स मानते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन पिछली बार 10% था तो उसके सामने, या पिछले साल इस तिमाही में भी 10% था तो उसके सामने नंबर थोड़ा सा ड्रॉप जरूर दिखाएगा। लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि नंबर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी इनकी कमेंट्री में बिरला ओपस को लेकर किस तरह से वो तैयारी कर रहे हैं, अपने जो बाकी होमवेयर सेगमेंट है उसको लेकर उनकी क्या तैयारी है, इंटीरियर्स के अंदर जो वो कामकाज कर रहे हैं उसको लेकर उनकी क्या तैयारी है, उस पर क्या काम कर रहे हैं, पूरे सेक्टर, पूरे ओवर ईयर का जो आउटलुक है उसके अंदर कोई फेरबदल करने वाले हैं क्या वो लोग, और दूसरा केपेक्स सबसे बड़ा पार्ट कि अब वो केपेक्स कैसे करेंगे, पुराने केपेक्स को कंटिन्यू करेंगे या उस पर कुछ फेरबदल करने वाले हैं। ये कुछ चीज़ें जो कि कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, लेकिन नंबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस बार ही कमेंट्री रहेगी एशियन पेंट्स के लिए। कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी एशियन पेंट्स के लिए, साथ ही पॉलीकैब, हेवल्स, ये दोनों भी अपने नतीजे पेश करने वाले हैं। यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर सकता है मार्केट? देखिए, पॉलीकैब के लिए एक इंटरेस्टिंग जंक्चर है, क्योंकि ये पॉलीकैब हर क्वार्टर बाय क्वार्टर स्ट्रॉन्ग नंबर देता है और लास्ट क्वार्टर के नंबर इसके सबसे स्ट्रॉन्ग थे सो फार, और उसके बाद स्टॉक ने एक री रेट भी किया था अपने आप को। अब उस क्वार्टर के सामने नंबर आएंगे इस क्वार्टर के, तो नंबर थोड़े वीक दिखेंगे क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। वाई नंबर बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलेंगे। करीब अगर वाई बेसिस पे देखा जाए तो पॉलीकैब की रेवेन्यू सेल्स फ्रंट पे 4700 करोड़ रुपए के आसपास का सेल्स रहेगा, 21% की बढ़त, मुनाफा 454 करोड़, 13% के आसपास का इजाफा यहाँ रहेगा। मार्जिन एक्सपैंड करेंगे, 13.5-14% के करीब यहाँ पर मार्जिन देखने को मिल सकते हैं, और EBITDA भी 640 करोड़ रुपए के आसपास तिमाही में आएगा, जो कि 16-16.5% बढ़ सकता है। क्यू ऑन क्यू नंबर्स वीक रहेंगे, हाई बेस और एक लो वॉल्यूम का इंपैक्ट क्यू ऑन क्यू बेसिस पे रहेगा। EBITDA में क्यू ऑन क्यू बेसिस पे करीब 16% के एक ड्रॉप का अनुमान आप लगाकर चल सकते हैं। इसके अलावा जो इनके वायर्स एंड केबल सेगमेंट है वहां पर करीब 25% की एक बढ़त रहने का अनुमान है, जिसमें डोमेस्टिक फ्रंट पर करीब 27% और एक्सपोर्ट फ्रंट पे 11% के आसपास की बढ़त देखने को मिलेगी। प्राइस हाइक किया गया है और साथ साथ कमोडिटी प्राइसेस भी बढ़े हैं, तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे उसका भी एक इंपैक्ट रहेगा, लेकिन प्राइस हाइक इन्होंने किया भी था, उसके बहुत हद तक ऑफसेट होते हुए दिखाई पड़ेंगी ये चीज़ें। और रोबस्ट समर की डिमांड, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में समर बहुत पीक पर था, तो उसकी वजह से फैंस और FMEG बिजनेस जो है वो थोड़ा सा ग्रोथ लेता हुआ दिखाई पड़ सकता है। लेकिन अगेन यहाँ पर भी रियल एस्टेट की कमेंट्री, समर की डिमांड का इंपैक्ट एंड गोइंग फॉरवर्ड मॉनसून में कितना हिट लग रहा है वो पार्ट क्रूशियल है। क्यू ऑन क्यू वीक, वाई अच्छे नंबर की उम्मीद है पॉलीकैब में लगाएंगे। एंड लाइकवाइज हेवेल्स भी कुछ हद तक इसी तरह के नंबर दिखाएगा, लेकिन वहाँ पे लॉयड का बिजनेस एक एज देगा कंपनी को। हेवेल्स के नंबर्स पर नजर डाली जाए तो सेल्स फ्रंट पे 5,687 करोड़, 18% की बढ़त, मुनाफा 42% बढ़ने का अनुमान है। EBITDA फ्रंट पे 46% की ग्रोथ और मार्जिन भी 10%, जो कि 8% के सामने आएंगे। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे यहाँ पर भी नंबर वीक रहेंगे। EBITDA 8% का ड्रॉप क्यू ऑन क्यू बेसिस पे दिखा सकता है, जहां 16 था पॉलीकैब के केस में, लेकिन इनके केस में 35% लॉयड की ग्रोथ बढ़ सकती है, जो कि इनका AC कारोबार है। एक इंटेंस समर और अच्छी इन्वेंट्री का पाइलअप वो इनको काफ़ी हद तक एज दिलाएगा। केबल्स एंड वायर्स कारोबार में 20% की ग्रोथ, ECD यानी कि जो इनके कंज्यूमर ड्यूरेबल कारोबार है 15% की ग्रोथ, स्विच
और स्विच गियर कारोबार में 9% की ग्रोथ और लाइटिंग कारोबार में 5% के आसपास की ग्रोथ रहेगी। वाई बेसिस पे सीक्वेंशियली बाकी बिजनेस में थोड़ा ड्रॉप रह सकता है, लेकिन एलईडी इनका कंज्यूमर ड्यूरेबल बिजनेस जो है थोड़ा बेटर करेगा। अगेन यहाँ पर भी कमेंट्री क्रूशियल है, बट पॉली कैप के लिए ज़्यादा चैलेंज है कि बहुत अच्छे ग्रोथ और बहुत अच्छे बेस के साथ वो लगातार बढ़ रहे हैं। सो देखना हो क्यू ऑन क्यू कैसे कामकाज करते हैं वो। जी शुक्रिया सुमित। और एक बात और है, जो आपने कुछ देर पहले एशियन पेंट्स का जिक्र किया था, उसकी प्लेसमेंट कुछ और है, जो नंबर्स की एक्सपेक्टेशन आपने जाहिर की, पर एज फार एज पॉलीकैब एंड हेवल्स इज कंसर्न, पॉलीकैब इस CY24 में लगभग 3700 रुपये, वो आपको याद होगा हिस्टोरिकली जनवरी में क्या हुआ था, वो न्यूज़ फ्लो के बाद डिप आया, 3700 के लो के अगेंस्ट लगभग 7400 का हाई लगाया। और जहाँ तक हैवर्स का सवाल है, CY24 की शुरुआत इसने की थी अप्रॉक्सीमेटली 1270 से, और ये जो स्विंग जनरेट किया ऑलमोस्ट 2000 रुपये तक का। तो ये दोनों ही नंबर्स से पहले इन चीज़ों पर याद रखिएगा, दोनों स्टॉक्स बहुत बड़ा मूव दे चुके हैं इन 6 महीनों में। खैर, मैं इस आई थिंक डिस्कशन थोड़ा सा जंप आउट करूंगा बाहर। श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड और पॉलीकैब या फिर हैवल्स पोजिशनली ज़्यादा बेटर कौन सा लग रहा है इस वक्त? पहले आपका ट्रेड। बिल्कुल, तो देखिए इस पर्टिकुलर जंक्चर पे मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, और मुझे लगता है शायद पॉसिबल है कि एक बार हम 24,500-550 के लेवल से एक बार रीटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वहां पे एक अच्छा खरीदारी का मौका बनेगा। तो इसी रेंज में मार्केट लग रहा है, लेकिन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी फॉलो करें। स्पेसिफिकली अगर किसी ट्रेड को लेना है तो मैं कहूंगा इन लेवल्स पे अगर लॉन्ग पोजीशंस बनानी है तो LIC इंडिया, ये स्टॉक हमें अच्छा लगता है। आज 1111, 1112 ऑलरेडी 4-5% चल चुका है, लेकिन जैसे ये टेक्निकल ब्रेकआउट में है, मुझे लगता है कि स्टॉक कम से कम अपने प्रीवियस हाई के करीब जा सकता है, जो 1180 से लेकर 1200 के करीब है। तो करंट लेवल से भी इसे खरीदे, 1080 का स्टॉप लॉस रखे। ओके श्रीकांत, मैं अब श्रीकांत के ऑडियो में कुछ इशू है, काम करते हैं यहाँ पर। पहले चार का चौका कंप्लीट कर लेते हैं। 4 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। सस्ता ऑप्शन जो पहला ट्रेड आएगा वो सोनी पटनायक जी के सौजन्य से आएगा, उसको पहले पिक करते हैं। और ऑप्शन ट्रेड के बाद जो सेकंड ट्रेड आएगा वो है रचना वैद्य जी का आज का FNO सुपरस्टार। 4 के चमत्कार मानस जी के सौजन्य से आएगा, और मिड कैप फंडा मयूरी जी पिक करेंगे। आइए काम करते हैं, ट्रेड्स को पिक करना शुरू करते हैं। इट्स ऑलमोस्ट 255। सोनी जी क्या पिक कर रही हैं आप आज का ऑप्शन ट्रेड? वीरेंद्र जी, यहाँ पे रहेगा सस्ता ऑप्शन IGL 550 कॉल ऑप्शन। बाय करने की सलाह रहेगी, 10 रुपए में अभी चल रहा है, इसी लेवल पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 6 रुपए का, टारगेट है 16, और उसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो दूसरा टारगेट 20 का रहेगा। एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है IGL में, और काफी अच्छा कॉल ऑप्शंस में हम देख सकते हैं ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हो रहे हैं, राइटर्स पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं, सपोर्ट काफी स्ट्रांग है 530 540 के रेंज में। सो एक अच्छा आउटलुक बन रहा है, 560 65 को एक बार टेस्ट कर सकते हैं। ओके, IGL का 550 का कॉल ऑप्शन, ये हो गई सोनी की पिक। रचना जी, आपका FNO सुपरस्टार? जी, मेरा FNO का सुपरस्टार LTIM ही रहेगा। LTIM में हम फ्यूचर्स के हिसाब से अगर 5535 ऐसे लगाएंगे तो पहला टारगेट हो सकता है इसका 5610, एंड इफ यू आर विलिंग टू कैरी डिलीवरी आल्सो तो 5650 तक का भी नंबर इसमें देखने की उम्मीद है। ओके, LTIM माइंट्री नंबर से पहले रचना जी बाय करेंगी। चलिए मानस के पास चलते हैं चार्ट का चमत्कार के लिए। मानस, देखिए चार्ट के चमत्कार के लिए पिरामिड एंटरप्राइजेस PEL में खरीदारी करने की राय रहेगी अनुज जी। फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे देखने को मिला है, और ट्रेंड तो पहले से ही पॉजिटिव है, हाई टॉप हाई बॉटम का ट्रेंड है। तो 954 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 1015 के टारगेट आप सेट कर सकते हैं PEL में, ये कैश लेवल्स हैं। अगर चाहें तो 980 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 25 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। उस ऑप्शन में 14 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए और 45 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, PEL एक बाय साइड का ट्रेड। अब बारी है मिड कैप फंडा की। मयूरेश बताइए। परसदा जी, आई थिंक कंटिन्यू विद ई मुद्रा, जो कल की मेरी पिक थी, बजट वाली भी पिक है और अर्निंग्स वाली भी। हमें लगता है, आई थिंक जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल फैब्रिक है, इस पे अच्छा खासा जोर दिया जाएगा बजट में, और इसको मद्देनजर रखते हुए ई मुद्रा जो सबसे लार्जेस्ट सर्टिफाइंग अथॉरिटी है इंडिया में, आई थिंक दैट शुड कीप ऑन डूइंग वेल। हमें लगता है जो डिजिटल सिग्नेचर्स लास्ट ईयर इन्होंने 3.01 मिलियन किए थे, दे शुड कीप ऑन इंक्रीजिंग दैट। इनकी जो ई साइन है
that is not only having a large presence in India बट एक्सपोर्ट्स मार्केट में भी। दूसरा आई थिंक इनका जो साइबर सिक्योरिटी वाला बिजनेस डिवीजन है, यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो ट्रस्ट और एंटरप्राइज सॉल्यूशन है, लगभग $1.25 से $2 बिलियन का एक मार्केट है। साइबर सिक्योरिटी मार्केट इज इवन लार्जर, $10 to $12 बिलियन। और जो पेपरलेस ट्रांसफॉर्मेशन है, जहाँ पे ई-मुद्रा का एक्सपर्टीज है, वो भी $5 से $6 बिलियन का मार्केट है। दे हार्डली स्क्रैच द सरफेस। तो कहीं ना कहीं आई थिंक डोमेस्टिक ग्रोथ, एक्सपोर्ट ग्रोथ, जहाँ पे वो नए मार्केट्स टारगेट कर रहे हैं लैटिन अमेरिका, अफ्रीका में, एंड एक्सिस्टिंग मार्केट्स में एंट्रेंचमेंट देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन मार्केट्स में, वहां से टॉप लाइन ग्रोथ में एक डबल डिजिट ग्रोथ आएगी। मार्जिन शुड गेट मेंटेन्ड एट द एबिटा लेवल बिटवीन 30 and 31%। बैलेंस शीट पे डेट नहीं है, तो 250 करोड़ के आसपास कैश कैरी करते हैं बुक्स के ऊपर, विच इज ऑल्सो ह्यूज पॉजिटिव। तो मुझे लगता है अर्निंग्स अलॉन्ग विद एक्सपेक्टेशंस ऑफ द एंटायर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फैब्रिक जो इंडियन गवर्नमेंट कैरी ऑन कर रही है, ये मुद्रा बहुत अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड है। हमें 18 से 20% के अपसाइड देख रहे हैं। ओके मयूरेश जी, थोड़ा अपनी रिसर्च टीम को थोड़ा और मेहनत करने को बोलिए ताकि कुछ नए आइडियाज़ निकालें। आप कल वाला आइडिया रिपीट कर दिया आपने, खैर कोई नहीं। तो एनीवे ई मुद्रा ये हो गया मयूरेश का आइडिया। चलिए खैर अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अगले हफ्ते पेश होने वाले बजट में मझौले और छोटे शहरों को रेल लाइन से जोड़ने का ऐलान हो सकता है। CNBC आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रेल बजट में 18 से 19% की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। पूरी खबर जानते हैं लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून, बताइए। देखिए, जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रेल सेक्टर पर इस बार के बजट में खास फोकस हो सकता है और सबकी नज़र इस बात पर टिकी रहती है कि रेलवे में बजट आवंटन, बजट आउटले कितना किया जा रहा है। तो मुझे जो जानकारी मिल रही है वो करीब 18 से 19% का बजट आउटले बढ़ाया जा सकता है। अंतरिम बजट में 2,55,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, अब उसे बढ़ा के 2,90,000 करोड़ रुपए या फिर 3 लाख करोड़ रुपए किया जा सकता है। अगर 3 लाख करोड़ रुपए से कम करते हैं तो जो एक्स्ट्रा बजट के तहत कुछ पैसा मुहैया कराया जा सकता है। अब ये पैसा खर्च कैसे होगा, तो इसमें फोकस होगा रेलवे लाइन के विस्तार को लेकर के। जो छोटे और मझौले शहर हैं वहाँ पे खास तौर से जो है रेल लाइन से उसको जोड़ा जाए, जहाँ तक अब तक रेल लाइन नहीं पहुँची है। इसमें परिभाषा ये रखी जा सकती है कि 50,000 से 1 लाख तक की आबादी वाले जो शहर है वहाँ तक रेलवे की लाइन कैसे पहुँचाई जाए, इसकी कोशिश होगी। दूसरा, जो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली कई सारी ट्रेन की स्पीड बढ़ाने की योजना है, उसके तहत रेलवे का जो ट्रैक है उसको उस हिसाब से अपग्रेड किया जाएगा। इस पर मुख्य फोकस किया जा सकता है, जिसमें दिल्ली मुंबई कॉरिडोर भी एक शामिल है इसमें। और इन सब के अलावा कमोडिटी फोकस्ड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसमें आपको एनर्जी सेक्टर के अलग फ्रेट कॉरिडोर हो, मेटल सेक्टर के अलग फ्रेट कॉरिडोर हो, इसका ऐलान हुआ था लेकिन अब उसको विस्तार में किया जाएगा। इसका एक टारगेट यहाँ पे आता हुआ आपको दिख सकता है। तो रेलवे एक महत्वपूर्ण सेक्टर होगा जो इस बजट के ऐलानों का अहम हिस्सा रहेगा। रेलवे पर जोर देने की बात, पूरा रेलवे पैक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए अलग अलग कंपनियां अलग अलग काम करती हैं और इवेंचुअली अगर बड़ा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रेल कॉरिडोर्स में आने वाला है तो सबको कुछ ना कुछ आगे फायदा मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। दिखाएंगे प्लीज RVNL, इरकॉन, ये सारे स्टॉक्स जहाँ पर इसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। पूरे ऑर्डर्स शायद सीधे ना मिले, लेकिन छोटे छोटे ट्रांचेस में अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए यहाँ पर ऑर्डर्स मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। आज स्टॉक्स थोड़े से शांत है मानस, लेकिन ऐसा कोई रेलवे शेयर जहां पर आपको लग रहा है डिप्स में मौका है खरीदारी करने का, क्योंकि ये पूरा पैक एक आउट परफॉर्मर रहा है हाल फिलहाल में। तो देखिए, इनमें से बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जिनमें करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन शायद लो लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। अगर एक स्टॉक पिक करना होगा तो वो रेलटेल होगा। रेलटेल 2 दिनों में करेक्ट हुआ है, लेकिन अभी भी 10-डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अगर हम लो लेवल पे चार्ट्स पे देखें तो एक सपोर्ट है 525 रुपए के आसपास। आई थिंक बेहतर रहेगा एक पोजीशन ट्रेड लेना। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए 524 के स्टॉप लॉस से। उम्मीद करिए कि 625 वापस आपको रिटेल में देखने को मिल जाएंगे। ओके चलिए, तो ये रेलवे स्टॉक्स। एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बजट और बाजार पर खास चर्चा करने के लिए कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा से बात करेंगे। वेलकम बैक। चलिए, कल छुट्टी, उसके बाद 2 दिन इस हफ्ते और फिर मंडे और ट्यूसडे को आ जाएगा बजट। और ये ध्यान रखिएगा फुल बजट होगा, क्योंकि इंटरिम बजट ऑलरेडी फरवरी में पेश हो चुका है।
गुरमीत चड्ढा अब हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मार्केट में क्या पोजीशनिंग है। गुरमीत, गुड आफ्टरनून। क्या मार्केट की एक्सपेक्टेशन रहेगी बजट से? क्या इवेंचुअली इट ऑल बॉयल्स डाउन टू फिस्कल डेफिसिट और कैपिटल गेन्स टैक्स? मतलब वो तो हैं ही, उनके अलावा और क्या वॉच आउट करेंगे? डायरेक्शनली ये बजट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाजार ये देखना चाहेगा कि गवर्नमेंट पॉपुलिज्म और ग्रोथ को कैसे बैलेंस करती है, और ये टोन सेट करेगा अगले 4-5 साल के। तो बजट बेसिकली ये दिखाएगा कि गवर्नमेंट किस तरह क्योंकि सिंगल मेजोरिटी गवर्नमेंट नहीं है पहली बार पिछले 10 सालों में, और गवर्नमेंट के पास थोड़ी सी फॉर्चुनेटली फिस्कल स्पेस है, क्योंकि आरबीआई का डिविडेंड आया है, टैक्स कलेक्शन आप देखिए बहुत रोबस्ट है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, तो थोड़ा सा स्कोप है। तो एक फाइन रोप है, अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा पॉपुलिज्म और एग्रीकल्चर पे फोकस करते हुए अगर ग्रोथ मोमेंटम सस्टेन करती है तो बाजार बहुत पॉजिटिवली लेगा। अगर थोड़ा भी टिल्ट होता है और थोड़ा सा कटबैक होता है इन्वेस्टमेंट्स में, क्योंकि आपने देखा होगा जब ये जो पूरी रैली हुई है ईपीसी में, इंफ्रा में, एनर्जी में, जो गवर्नमेंट ने 11 लाख करोड़ अनाउंस किया था पिछले बजट में, अगर वहां थोड़ा टेपरिंग डाउन होती है तो थोड़ा सा डी रेटिंग हो सकता है, क्योंकि वो सिग्नल करेगा कि अगले 4-5 साल के हैं। तो मेरे आई थिंक सिग्नलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअल डेटा से, और मार्केट रन अप कर गया है एक्सपेक्टेशन में कि ग्रोथ ओरिएंटेड होने वाला है। अगर वो एक्सपेक्टेशन थोड़ा भी मीट नहीं होगा तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट बाजार को हो सकता है। ओके, सेक्टोरली कहाँ ध्यान रहेगा आपका? कहाँ आपको लग रहा है कि अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्पेशली बजट से रिलेटेड? तो अनुज, एक स्पेस जो हमें लगता है गवर्नमेंट का फोकस बहुत रहने वाला है वो एनर्जी स्पेस है। और आप निफ्टी का एनर्जी इंडेक्स देखें तो 16 के अर्निंग मल्टीपल पे है पूरा एनर्जी इंडेक्स, निफ्टी 20-21 के मल्टीपल पे है। और आप 5, 10, 15, 20 साल का अगर आप रिटर्न निकालेंगे तो 1.5 या 2% एनर्जी इंडेक्स ने बेटर किया है। और अभी भी जो अच्छे एनर्जी स्टॉक्स हैं, चाहे वो एनटीपीसी है, चाहे वो गेल है, चाहे वो पावर ग्रिड है, आपको मिड टीन्स पे मिलते हैं, 15-18 के अर्निंग मल्टीपल पे मिलते हैं अच्छी डिविडेंड यील्ड के साथ। तो यहाँ पे मुझे लगता है एक तो फोकस गवर्नमेंट का रहेगा। पीक पावर डिमांड 240 गीगावाट क्रॉस करी थी अभी पीछे, 280 का प्रोडिक्शन है दिवाली के आसपास, और 400 गीगावाट की बात कर रहे हैं पावर सेक्रेटरी 2027 में। तो सेक्टर में 11-12% का ग्रोथ है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं, एनटीपीसी ऐड किया है, पावर ग्रिड ऐड किया है पोर्टफोलियो में। टाटा पावर हमारे पास काफी पुराना है, और हम कुछ और कंपनीज भी देख रहे हैं पावर एंसिलरीज में। एक जो थोड़ा सा प्रॉक्सी प्ले, वो प्योर एनर्जी प्ले नहीं है, वो डेटा सेंटर का एनर्जी बैकिंग है। क्योंकि अगर आप देखिए अभी सबसे ज्यादा जो डेटा सेंटर्स हैं वो बॉम्बे में है, क्योंकि पावर सप्लाई बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट है। 24 आवर्स पावर सप्लाई, बहुत डाउन टाइम नहीं हो सकता डेटा सेंटर में अगर आपकी एप्लीकेशन हाउस है। तो एक कंपनी है एचबीएल पावर, जिसमें हमने थोड़ा थोड़ा सा भी पोजीशन लिया, हालांकि थोड़ा एक्सपेंसिव स्टॉक, स्पेशलाइज बैटरी बनाता है डेटा सेंटर्स के लिए, डिफेंस सेंटर्स के लिए। और इसका कवच में भी जो रेलवे ओरिएंटेड है, करीबन करीबन 30-35% मार्केट शेयर है। तो इस सेक्टर को लेके हम थोड़ा बुलिश हैं। थोड़ा हम एफएमसीजी की तरफ जा रहे हैं, मुझे लगता है रोटेशन हो सकता है मार्केट में। अगर बजट कंजम्पशन को बूस्ट करता है तो चाहे वो आईटीसी हो, टाटा कंज्यूमर हो, वरुण बेवरेज हो। वरुण बेवरेज अभी स्नैक सेगमेंट में भी एंटर कर गया है, अफ्रीका में एक्विजिशन किया है, एनर्जी ड्रिंक बहुत अच्छा कर रहा है। तो फुल फ्लेज्ड एक फूड एंड बेवरेज कंपनी बन रही है फ्रॉम अ सिंपल लेट्स से जो बॉटलिंग यूनिट है, और बहुत बेहतरीन नंबर आए हैं, तो वहां पे थोड़ा पोजीशन ले रहे हैं। और थोड़ा सा ऑटो एंसिलरी सिलेक्टिवली हम ले रहे हैं जहाँ पे वैल्यूएशन कम पड़ा है। ये बताइए गुरमीत, आपने इनफैक्ट कुछ रेलवे कंपनियों की बात की। अभी अभी लक्ष्मण रॉय कह रहे थे कि वो रेल कॉरिडोर में बड़ा पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दे सकता है। कुछ देर पहले हम जुपिटर वैगन्स के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे, जहां पर उन्होंने कहा वो कैपेसिटी बढ़ाने पर जोर देंगे। भारत में तो ऑर्डर्स बैक कर ही रहे हैं रेलवेज और डिफेंस की तरफ से, लेकिन आगे एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है। इस तरह के प्लेस क्या आसानी से आइडेंटिफाई हो पाएंगे मार्केट में, जहां पर इंडियन मार्केट की जो एक्सपोजर है वो तो है ही, लेकिन साथ ही एक्सपोर्ट प्ले भी बड़ा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो आप पूरा अगर वैल्यू चेन मैप करेंगे तो सबसे बड़ा जो है मैन्युफैक्चरर्स पे आप जाएंगे वेगन्स की। अगर आप टीटागढ़ देखें तो जो करंट एक साल पहले था 80-20 था, 80 आपका जो था वो गुड्स ट्रेन के थे वैगन्स, और 20% आपके मेट्रो कोचेस, वंदे भारत और पैसेंजर थे। ये रेशियो अगर आप 4-5 साल में देखेंगे तो 50-50 होने का गाइडेंस है। और हाई का स्टॉक है, काफी रनअप भी किया है, बट ग्रोथ गाइडलाइन क्लियर है अगले 5-6-7 साल की। तो ऑन डिप्स आप और ऐड कर सकते हैं, हमारे पास ऑलरेडी है। फिर आप टिमकन इंडिया है, वो भी काफी अच्छा रनअप हुआ है, वो रिलेटेड प्ले है।
और अगर रेलवे ट्रैक की, जो कि अभी उन्होंने बात करी आपके साथी ने, इरकॉन, उसमें आप देख सकते हैं। इरकॉन हालांकि आप देखिए 700-800% बढ़ गया है पिछले 2 साल में पीएसयू है, बट प्योर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन प्ले है। और रेलवे कंस्ट्रक्शन मुझे लगता है पिछले साल का अगर आप देखिए, हमारी 1.25 लाख किलोमीटर की रेलवे लाइन का नेटवर्क है, और पिछले साल हमने 14 किलोमीटर पर डे किया है। तो काफी अच्छा एक्सपेंशन है। हम रोड्स की बहुत चर्चा करते हैं कि 30 किलोमीटर हुआ पर डे, रेलवे ट्रैक भी 14 किलोमीटर पर डे का आपका है। और मुझे लगता है अगर ये सस्टेन होता है तो रेलवे का जो पूरा ईपीसी प्ले है, वहां पे इरकॉन अभी हालांकि 28-29 टाइम्स है फॉरवर्ड अर्निंग, थोड़ा सा हायर साइड पे, बट अगर एक्सपेंशन यही 14-15 किलोमीटर पर डे का रहता है तो आप थोड़ा लंबा व्यू देके पूरी इस वैल्यू चेन में भी फोकस कर सकते हैं। गुरमीत नमस्कार, दिल्ली स्टूडियो से वीरेंद्र बोल रहा हूँ। स्पेशली कोविड के बाद इक्विटी मार्केट की स्ट्रेंथ और बड़े मूव का एक बड़ा एडवांटेज अगर आप देखें जो पैसा फ्लो हुआ है एएमसी स्टॉक्स, डिपॉजिट्स और ब्रोकरेज कंपनी में पड़ा है। बट आई थिंक इस शायद बजट में एक धारणा बन रही है कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग को, स्पेशली वीकली ऑप्शन, आई थिंक जो ट्रेडिंग है फ्यूचर्स की ट्रेडिंग है, उसको थोड़ा डिमोरलाइज करना है। इस संदर्भ में अगर इस बजट में कुछ स्ट्राइक किया जाता है तो आपका स्पेशली जो ब्रोकिंग कंपनियां हैं वो भी एक बड़ी वेल्थ क्रिएटर रही हैं, उन पर टेक क्या होगा? देखिए, थोड़ा इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा। तो सीरीज ऑफ स्टेप्स हो रहे हैं जो सेबी ने अनाउंस किया था, मार्जिन्स को लेके और सेटलमेंट्स को लेके, और एक कॉमन स्लैब लगना चाहिए, उसका इम्पैक्ट है। जीरोधा के जो फाउंडर, उन्होंने इमीडिएटली ट्वीट किया था उसके बारे में कि उनकी अर्निंग पे वो 10-15% का इम्पैक्ट कर सकता है। फिर डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग को लेके तो आप देखिए 99.6% डेरिवेटिव वॉल्यूम तो कैश है। किसी भी अच्छी इकोनॉमी में 70-30 होता है, तो ये बहुत ज्यादा है। और थोड़ा सा कंसर्न है, कुछ एक इंस्टेंसेस भी आए हैं जहाँ रिटेल इन्वेस्टर्स को काफी नुकसान हुआ है। तो रेगुलेटरी थोड़ा कल को सिस्टमिक स्टेबिलिटी पे भी सवाल खड़े कर सकता है। हालांकि हमारा सिस्टम बहुत रोबस्ट है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है जो एक्सचेंज स्टॉक्स हैं चाहे और जो थोड़े ब्रोकिंग स्टॉक्स हैं वहां पे प्रेशर आ सकता है। बट मुझे डिपॉजिटरी पे और एएमसीज पे ज्यादा इम्पैक्ट आता नहीं दिखता। थोड़ा सा क्योंकि पूरा पैक इफेक्ट होगा तो थोड़ा सा करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है, बट बहुत सेकुलर स्टोरी है। एएमसीज में अगर आप देखें तो जैसे एचडीएफसी और निप्पॉन ने बहुत अच्छा किया है। एचडीएफसी आप देखेंगे तो 90,000 करोड़ मार्केट कैप है और 22% मार्केट कैप टू एसेट्स है उसका जो वैल्यूएशन है। निप्पॉन आप देखेंगे तो 16-17% है, 40-42 हजार करोड़ मार्केट कैप है। लेकिन अगर आप बिरला देखेंगे जिसका इक्विटी मिक्स निप्पॉन से लगभग, वो सिर्फ 20,000 करोड़ मार्केट कैप। थोड़ा मुझे लगता है बिरला ग्रुप का थोड़ा सा री रेटिंग हो रहा है, चाहे वो बिरला कैपिटल है चाहे बिरला एएमसी है। इक्विटी फंड्स में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस था, वापस आ रहे हैं। और ये साल काफी अच्छा किया बिरला के स्टॉक में, 400-500 रुपए का लेवल था आज से 6-8 महीना पहले। अभी थोड़ा, और अभी भी अगर आप देखेंगे तो ये 11-12% के एसेट्स पे वैल्यू वैल्यू करता है। तो मुझे लगता है एएमसीज में जो थोड़े रीजनेबली वैल्यूड स्टॉक्स हैं, और आप देखेंगे मार्क टू मार्केट से अर्निंग्स बढ़ता है क्योंकि ये एनुअली बिजनेस है। आप ट्रेल मॉडल पे और उस पे वर्क करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी के साथ। डायरेक्ट प्लान आने के बाद भी जो एवरेज यील्ड्स हैं वो अभी भी इक्विटी पे अच्छी है, 40-50 बेसिस का स्प्रेड है। तो मुझे लगता है कि एएमसीज और आरटीएस में और डिपॉजिटरी पे इसका इम्पैक्ट कम होगा, मेरे हिसाब से ना के बराबर होगा। एक्सचेंजेस और उस पे हो सकता है, बट अगर कोई करेक्शन, बड़ा करेक्शन आता है उस पे इसमें, तो मेरे हिसाब से तो अपॉर्चुनिटी। ओके। अच्छा गुरमीत, ये तो बजट की तो खैर काफ़ी बात हो गई, अब थोड़ा अर्निंग सीजन में बात करते हैं आईटी की। आपने टीसीएस के नंबर्स देखे होंगे और एचसीएल टेक के देखे होंगे, परसों हम इन्फोसिस के भी नंबर्स देखेंगे। क्या पसंद आ रहा है मार्केट को जो इस तरीके की रैली देखी हमने आईटी में? अनुज, मुझे लगता है नंबर से ज्यादा होप ट्रेड हो रहा है। नंबर तो अभी भी आप देखेंगे, मार्केट शायद ये प्राइस कर रहा है कि जो वर्स्ट है वो खत्म हो गया है और बेटर क्वार्टर ऑन क्वार्टर गाइडेंस बेटर होगी। बट अगर मुझे लगता है अर्निंग्स अभी भी मिक्स रहने वाली है। हमने देखा एचसीएल के नतीजे थोड़े सॉफ्ट थे, टीसीएस के नतीजे थोड़े से बेहतर थे। इन्फोसिस का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर उन्होंने पिछले साल अर्निंग डाउनवर्ड रिवाइज किया, जो कि बहुत इन्फोसिस का बड़ा अनलाइक इन्फोसिस है क्योंकि इन्फोसिस का मैनेजमेंट कंजर्वेटिव माना जाता है और बहुत लोग फॉरवर्ड गाइडेंस देते नहीं है, इन्फोसिस देता है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर जब डाउनवर्ड रिवीजन हुआ तो स्ट्रीट थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ, बट वहां से 11-1200 के लेवल से बहुत अच्छा रिटर्न आया। बट वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है अनुज। आप देखिए 24-25 पे इन्फोसिस है, 28 के अर्निंग मल्टीपल पे टीसीएस है। एचसीएल भी जो पहले रीजनेबल था जब 11-1200 था, वो भी अब 22 के अर्निंग मल्टीपल पे, और गाइडेंस अभी भी सिंगल डिजिट की है।
तो मुझे लगता है यहाँ पे एक सेग्रीगेशन होगा जिस कंपनी का, जैसे HCL में सॉफ्टवेयर बिजनेस अच्छा कर रहा है, $1 बिलियन का रेवेन्यू करता है, 25% मार्जिन है। तो ये बिजनेस मुझे लगता है आगे थोड़ा सा वैल्यू क्रिएट कर सकता है, HCL के लिए ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। सिमिलरली जो प्रोडक्ट रिलेटेड सॉफ्टवेयर कंपनीज ज्यादा है, जो जिनका निश है, KPIT है, परसिस्टेंस है, ये बेटर ग्रोथ डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, बट यहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, 50-60 का अर्निंग मल्टीपल है। तो मेरा झुकाव थोड़ा प्लेटफॉर्म तरफ ज्यादा है, जो मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी, हमें जोमेटो, पॉलिसी बाजार वगैरह, हमारा 1-2 महीना पहले जब चर्चा हुआ था, अच्छा लगता है। हम थोड़ा सा प्लेटफॉर्म पे ज्यादा फोकस है। IT सर्विसेज को लेके मैं थोड़ा न्यूट्रल हूं, इनफैक्ट मैं शायद थोड़ा सा अंडरवेट हूं। गुरमीत, ये FMCG प्लेस पर आपकी क्या राय रहेगी? HUL, टाटा कंज्यूमर, सब में मोमेंटम आ गया है। अब इस मोमेंटम को क्या प्री बजट रन के तौर पर देखना चाहिए, या फिर वॉल्यूम्स में पिकअप की उम्मीद है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, और उस लिहाज से भी एंटिसिपेशन में लोग पोजीशन अपनी बढ़ा रहे हैं? इसको 2 पार्ट में अर्चिता जी डिवाइड कर सकते हैं। एक जो थोड़ा स्ट्रक्चरल प्ले है, जहां आप लंबा खेलना चाहते हैं, जैसे टाटा कंज्यूमर है, ITC है, वरुण बेवरेज हमारे पोर्टफोलियो में काफी समय से। एक हो सकता है आपका जो टैक्टिकल प्ले आप करना चाहते हैं, जो कि बजट रिलेटेड अनाउंसमेंट है, जो कि स्टॉक्स चले नहीं है बिल्कुल, जैसे डाबर इतना पार्टिसिपेट नहीं किया है, HUL अभी अपना एयर प्योरीफायर बिजनेस हाई वॉक कर रहा है, बेच रहा है, वापस से फोकस आ रहा है। इमामी ने बहुत अच्छा किया है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा और री रेटिंग हो सकता है अगर नतीजे अच्छे हो। तो आप 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। मिसेस बेक्टर है, बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आपके जो QSR लिंकेज भी बहुत अच्छा है उसका, और की इंटरमीडियरी है फूड बेवरेज और QSR स्पेस का। तो आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं जैसा बोला, मैं कंस्ट्रक्टिव, हम टाटा कंज्यूमर शायद पिछले 6-7 साल से होल्ड करते हैं, जब से उसका नाम टाटा ग्लोबल बेवरेज था। वरुण बेवरेज मुझे लग रहा है ट्रांजिशन हो रहा है, कंप्लीट फूड एंड बेवरेज कंपनी बन रही है फ्रॉम अ सिंपलर बॉटलर। और थोड़ा सा हम जहाँ पे मैनेजमेंट चेंज हुआ है, जैसे कॉलगेट है, गोदरेज है, वहां पे भी थोड़ा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा शायद वो इन लाइन आ सकता है बाकी FMCG कंपनी से। अच्छा गुरमीत, अभी जोमेटो ने एक बार फिर से प्लेटफॉर्म फीस जो है उसमें हल्का सा हाइक किया, और मीनवाइल यहाँ पे जुबिलेंट फूड लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग्स के बाद अच्छा कर रहा है। अभी मेरे ख्याल से जोमेटो आपके पास है भी, लास्ट टाइम बात हुई थी। अभी इस सेगमेंट में क्या आप लोगों ने ऐड किया, क्या अच्छा लग रहा है, और इस बार की अर्निंग्स में क्या एक्सपेक्टेशन है स्पेशली जुबिलेंट फूड्स के लिए? QSR पे जैसे वीरू जी मैंने बोला, मैं शुरू से बहुत कंस्ट्रक्टिव हूँ। पूरा QSR स्पेस अगर आज आप ऐड करेंगे तो 65-70 हजार करोड़ मार्केट कैप है। इसमें आप सब जोड़ दीजिए, जुबिलेंट, वेस्टलाइफ, देवयानी, सफायर, आप सब ऐड कर दीजिए। हल्दीराम अकेला 75-80 हजार करोड़ है। और अगर आप एक फार्मा कंपनी उठाएंगे तो 1 लाख 1.25 लाख करोड़ है। तो मुझे लगता है QSR जिस हिसाब से एक ट्रेंड आ रहा है, कुकिंग टाइम रिड्यूस हो रहा है, वर्किंग कपल्स है, न्यूक्लियर फैमिलीज है, मुझे लगता है कि QSR अच्छा करेगा। यहाँ पे ऑब्वियसली हमारे पास वेस्टलाइट है, मिसेस बेक्टर है पोर्टफोलियो में, जुबिलेंट को हम देख रहे हैं, लीडरशिप चेंज हुआ है। इससे एक और रिलेटेड है, हालांकि कंप्लीटली QSR स्पेस नहीं है, वो यूनाइटेड ब्रूरीज है, वहां पे मैनेजमेंट चेंज हुआ है। जो PNG के ऑस्ट्रेलिया हेड थे, जो PNG के ग्लोबल हेड बनने वाले थे, तो उन्होंने ज्वाइन किया है। बहुत अच्छा रेपुटेशन कैरी करते हैं। और आप एक चीज देखिए, जब भी FMCG में लीडरशिप चेंज हुआ है, चाहे वो सुनील डिसूजा हो टाटा कंज्यूमर में, अभी मैंने आपसे गोदरेज की और कॉलगेट की चर्चा करी थी, गोदरेज में XHUL बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि ब्रांड स्ट्रांग है, प्रमोटर स्ट्रांग है, आप लेवरेज कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। और प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड बहुत इंडिया में बहुत अच्छा प्ले कर रहा है। जैसे जैसे पर कैपिटा बढ़ेगा, ये बहुत ही सिंपल इजी टू अंडरस्टैंड स्टोरी है। तो हम लेंगे, हम अभी QSR में सिर्फ वेस्ट लाइफ में है, बट हम रिव्यू कर रहे हैं, और मिसेस वेक्टर में है जो कि लिंक्ड है उससे, बट बाकी स्टॉक्स को भी हम काफी अच्छे से रिव्यू कर रहे हैं। QSR अच्छा करेगा तो हेल्थ केयर भी अच्छा करेगा, और थोड़े लिस्टेड जिम प्लेस भी होने चाहिए थे, वो भी अच्छा करते। गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। अजीब चीज़ है वैसे, QSR में इतने प्लेयर्स हैं और लिस्टेड जिम प्लेयर कोई है नहीं। एक हुआ करता था, हाँ एक्चुअली, हाँ टफ लक फॉर देम। और एक SME स्पेस में भी था, आई थिंक पावर हाउस जिम, वो भी आई थिंक कुछ कर नहीं पाया। और तलवालकर्स का तो खैर हम सब जानते हैं हाल क्या हुआ था। खैर एनीवे, चलिए अब आगे की बात करते हैं, और अब थर्सडे की ट्रेड की बात करते हैं। पहले यतिन के पास चलते हैं, डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिल रहा है। यतिन, गुड आफ्टरनून, कौन से स्टॉक पर फोकस? गुड आफ्टरनून। 2 स्टॉक्स, एक्सिस बैंक अगले हफ्ते रिजल्ट्स आएंगे,
ऑब्वियसली अभी भी 7-8 दिन बचे हैं रिजल्ट्स को, लेकिन रिजल्ट्स के पहले पहले यहाँ शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड होती हुई नज़र पड़ रही हैं एफएनओ में। डीलर्स की सलाह यहाँ एचटीबीटी का ट्रेड लीजिए। इस हफ्ते शायद 1280 से लेकर 1290 तक के टारगेट्स लोअर साइड पे देखने को मिलने चाहिए, ऐसा डीलर्स का मानना है। सुबह से स्टॉक प्रेशर में है और डीलर्स को लगता है कि यहाँ एक डीआईबी सेलर है, इसीलिए शायद प्रेशर बना रहे। दूसरा स्टॉक बाई साइड पे है वो है इंडिया मार्ट, और डीलर्स को लगता है कि इस स्टॉक में पोजिशनली 100 से 200 रुपये की अपटिक देखने को मिल सकती है। एचएनआईज खरीदारी कर रहे हैं, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति इंडिया मार्ट में डीलर्स पिक कर रहे हैं 3000-3050 तक के टारगेट्स के लिए। इंडिया मार्ट और यहाँ पर आई थिंक कल भी चैनल पर एक ट्रेड सजेस्ट की गई थी, तो जतिन बहुत बहुत शुक्रिया। ये 2 स्टॉक्स इस समय डीलर्स के रेडार पर। चलिए अब एक काम करते हैं, अब BTST STBT ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गाबा सर क्या कैरी करें कल के लिए, परसों के लिए? बिल्कुल, मुझे अपमूव लगता है परसों। उसके लिए स्टॉक है इंडिया सीमेंट, ट्रेड कर रहा है 324 पर, स्टॉप होगा 317 का, एंड मेरे ख्याल से टारगेट करीब होगा 335-340 जोन्स। इंडिया सीमेंट तेजी है। तेजी है, एक बार चेक कर लें बैन में तो नहीं है कहीं ये। कई बार ये गाबा सर बैन में है तो कैश में कैरी करें? नहीं, अभी दूसरा शॉट देता हूँ। हाँ। बिल्कुल कैश में कैरी कर सकते हैं। टाटा कंज्यूमर अच्छा लगता है, 1170 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाएंगे 1170 का, 5 रुपए का स्टॉप है, सिर्फ ज्यादा नहीं। टारगेट ऑन द अपसाइड कुछ 1200 के टाटा कंज्यूमर के, तेजी है। टाटा कंज्यूमर कैरी कर लें अगर आपको एफएनओ वाला BTSA करना है। कैश में कैरी करना चाहें तो इंडिया सीमेंट कैरी कर सकते हैं आज तक। श्रीकांत आपका ट्रेड क्या रहेगा? अच्छा सॉरी सोनी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? हर्षदा जी यहाँ पे रहेगा BTST लालपात लैब्स में फ्यूचर्स में बाय कर सकते हैं। करंट प्राइस 2997-3000 इसी रेंज पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 2960, टारगेट है 3040, दूसरा टारगेट रहेगा 3060। ओके डॉक्टर लाल पैथला, BTST ट्रेड आपका यहाँ पर। और रचना जी आपका ट्रेड? मेरी तरफ से डॉक्टर रेड्डीज में सेल रहेगा। डॉक्टर रेड्डीज ने पास्ट फ्यू डेज में बहुत ही शार्प राइज दिया है, काफी शार्प था वो मूव, और आज उसने टर्न लिया है। अभी सपोर्ट दूर है, तो ये टर्न जो है वो फर्दर डाउन लेके जा सकता है प्राइस को। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे लगाएंगे 6700 पे, तो डाउन साइड पे हमारा टारगेट होगा 6550। ओके मानस, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे? अनुज जी एम्फेसिस पे खरीदारी करके जाएंगे। यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे है, तो इसके फ्यूचर में एम्फेसिस के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 2769 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 2875 के टारगेट सेट करेंगे। ओके तो यहाँ पे ट्रेड्स पूरे हो गए और एम्फेसिस 2803 पे डे हाई पे ऑलमोस्ट जाके क्लोज होता हुआ, और 2 डॉक्टर साहब जो हैं डॉक्टर लाल पैथला और डॉक्टर रेड्डीज, इनको भी ग्राफ कैरी किया गया कल के लिए। अब आते हैं रणनीति पर। इट्स 24602 ऑन निफ्टी, और निफ्टी बैंक वही अगर आप देखें उस रेंज के बीचों बीच। अनुज अप्रोच क्या रहेगी? और क्योंकि कल की छुट्टी है तो आई थिंक हमें एक दिन के ग्लोबल मार्केट्स की अनसर्टेनिटी को भी गुरुवार की सुबह सुबह फेस करना पड़ेगा। क्या अप्रोच रहेगी इंडस्ट्रीज पे? देखिए मेरी अप्रोच कॉमन सेंसिकल रहेगी वीरू, और कॉमन सेंस ये कह रहा है कि ग्लोबल मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से आपको कोई गैप डाउन मिले, ठीक। और अगर मिल भी गया तो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, तो इसके लिए लीप ऑफ फेथ लेकर लॉन्ग कैरी करें। और वैसे भी जब मैंने स्ट्रैटेजी भेजी थी तब हम 24,640 के करीब थे। पिछले कुछ मिनटों में एकदम से एक निफ्टी में एक हल्का सा मिनी कोलैप्स आया, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। थोड़ा सा रिलायंस गिरा, उसकी वजह से एक इम्पैक्ट आया, लेकिन ओवरऑल मैं अभी भी यही कहूँगा कि आप लॉन्ग पोजीशन कैरी करें। 24,600 के ऊपर ही बंद हो रहे हैं हम, और आज का लो फिर कल के लो से बेटर है, भले ही 40-50 पॉइंट से बेटर है, लेकिन बेटर तो है। अब थर्सडे को अगर गैप अप हुआ तो आपका स्टॉप लॉस एडजस्ट होकर हो जाएगा। आज का लो 24,587 मतलब 24,600 के आसपास का एक स्टॉप लॉस हो जाएगा। इन दैट केस बैंक निफ्टी को लेकिन अवॉइड करना है। बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है अभी भी थोड़ा ये आपको तंग करने के मूड में है। देखिए जिस दिन बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आएगा ना, उस दिन सीधा 1000 पॉइंट की रैली होगी बैंक निफ्टी में। लेकिन दिक्कत क्या है, हम उसको प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। भले ही 400 पॉइंट ऊपर ले लें, लेकिन जब क्लियर साइन आ जाए तब बैंक निफ्टी में काम करेंगे। उससे पहले बैंक निफ्टी में काम करने की कोई दरकार नहीं है। निफ्टी पर फोकस करिए, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए मार्केट रिवॉर्ड कर रहा है बाय एंड होल्ड। बाय एंड होल्ड वालों को आज भी 23 पॉइंट मिल गए।
इंट्राडे ट्रेडर को आज कुछ नहीं मिला, उल्टा पैसा लूज हुआ होगा, लेकिन अगर आप बाय एंड होल्ड करें तो एटलीस्ट 23-24 पॉइंट आज भी मिल गए, आपके प्रॉफिट में ऐड हो गए। इस तरीके से इस मार्केट को अप्रोच करें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रोज रेस करना, जैसे जैसे निफ्टी का रोज हायर लोअर हायर हाई निफ्टी लगा रहा है उस हिसाब से। ओके, तो ये है इंडस्ट्रीज पे अप्रोच। निफ्टी बैंक पे, निफ्टी बैंक को छोड़ दीजिए अभी, आई थिंक इस पे कोई ट्रेड कमिट नहीं करना है। और एक काम करते हैं, अब रणनीति के बाद इंडस्ट्रीज पे एक बार आज की मार्केट की ब्रेथ को देखते हैं, ब्रेथ कैसी है। और इन डेरिवेटिव्स ये आपके स्क्रीन पे आएंगे, लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग के आंकड़े के स्टेट्स। 32 लॉन्ग, 43 में यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग थी, शॉर्ट थे 46 में और 60 में लॉन्ग अनवाइंडिंग, इवनली पॉइज्ड। आई थिंक हर चंक, हर अगर आप देखें धड़ा। 32 लॉन्ग कहाँ पे थे, आइए उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। सबसे ऊपर था आई थिंक सीमेंस स्पेस, एफएमसीजी बास्केट, ओएमसीज, आई थिंक यही सबसे स्ट्रॉन्ग था। HPCL, HUL और कोल इंडिया, BPCL, पिरामिड एंटरप्राइजेस, स्ट्रॉन्ग मूव, सब में लॉन्ग विटनेस हुए आज। उसके बाद आएगी शॉर्ट कवरिंग की स्लाइड, इंडिया सीमेंट्स, इंडस टावर्स, एम्फेसिस मिड कैप IT में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और भारतीय एयरटेल, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। और थर्ड स्लाइड में आएगी शॉर्टिंग और इसमें L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, मिड कैप IT में ही। HL, BL थोड़े सॉफ्ट थे, सीमेंस का यही केस था, HDFC, AMC, वेदांता, इन काउंटर्स में आज थोड़ी सी शॉर्ट बिल्डअप हुआ। और नेक्स्ट स्लाइड में जो स्टॉक्स परसिस्ट करते हैं वो है REC, कोटक महिंद्रा बैंक, श्रीराम फाइनेंस, गेल, एल्केम लैब, इन सभी काउंटर्स में 2.2% की गिरावट थी। और यहाँ पर जो प्रॉफिट्स थे वो कैश पे कन्वर्ट हुए। अच्छा, एक पॉकेट जो कि स्क्रीन पे शायद अभी नहीं आई हो, लेकिन इसने आज एक स्ट्रॉन्ग मूव लिया। DLF ने अपनी आई थिंक सिंकिंग ट्रेजेक्टरी से इजेक्ट करने की कोशिश करी, हालांकि सक्सीड नहीं हुआ कुछ हद तक। क्यों? क्योंकि अभी आज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पार नहीं हुआ। बट जहाँ तक गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का सवाल है, 3373 पे, ये अपने करियर हाई पे। और आई थिंक अगर मैं कंपेयर करूँ अप्रैल 2023 से, मोटा मोटी अगर आप देखें करीब 14 महीने के अंतराल में, ये स्टॉक 1050 से 3376 की ट्रेजेक्टरी में चला गया। क्या गजब का मूव दिया इसने, ऑल टाइम हाई पर गोदरेज प्रॉपर्टीज। हर्षदा। जी हाँ वीरू, एक इंटरेस्टिंग मूव। अच्छा, बैंक का अपडेट आ रहा है, लेकिन उससे पहले ब्लूमबर्ग के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि वेदांता का जो QIP आज खुला है, आपको याद होगा सुबह में हम मेंशन कर रहे थे, $800 मिलियन का QIP है, 6088 करोड़ के आसपास रेस करना चाह रहे थे, जिसमें 5000 करोड़ बेस इशू था, बाकी उसको ग्रीन शू ऑप्शन के तौर पर ला रहे थे। लेकिन अब ये $800 मिलियन इंक्लूसिव ऑफ दैट ग्रीन शू ऑप्शन $1 बिलियन तक ले जा रहे हैं, $1.02 बिलियन पे ले आए हैं। और जो मेरे एक कलीग से मुझे जो फीडबैक मिल रहा है नाइजर से, वो ये है कि मैनेजमेंट को लगता है कि सीधा एक बार में 8500 करोड़ का उनके पास अप्रूवल है, तो 8500 करोड़ पूरा का पूरा रेस कर लो, सारा वो 1.02 बिलियन उतने में ट्रांसलेट होता है, तो पूरा का पूरा QIP। डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी सॉलिड है, इसके लिए उन्होंने कहा कि चलो एक बार में रेस कर लेते हैं। हर्षा, देखिए ये वही कंपनी है जो 3 साल पहले डीलिस्ट करना चाह रही थी। जी हाँ। और उस समय जब उन्होंने फ्लोर प्राइस दिया था 90 रुपीज़ का, 90 रुपीज़ का फ्लोर प्राइस दिया था, 87 रुपीज़ पे मार्केट में रेट था उस समय। मतलब इतना ज़्यादा, क्योंकि इतना लैक ऑफ ट्रस्ट था उस समय कि मार्केट पे फ्लोर प्राइस 90 होते हुए स्टॉक 87 पे ट्रेड कर रहा था, जो कि अनरीजनेबल है। और उसके बाद से आई थिंक 125-130 रुपये तो डिविडेंड दे चुकी है कंपनी, और अभी भी शेयर 455 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। ये पूरा का पूरा मार्केट का खेल है। जी हाँ, पूरा मार्केट का खेल है। और स्टॉक देखिए 2 साल में कहाँ से कहाँ पहुंचा है, और ये QIP का साइज बढ़ता हुआ। चले बैन अपडेट पर अब आते हैं, वो वेदांता की बात होगी। 455-75 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बलरामपुर चीनी, बंधन बैंक, पिरामिड एंटरप्राइजेस, वेदांता खुद और टाटा केमिकल्स, ये सारे स्टॉक्स दरअसल बैन का हिस्सा बनते हुए दिखाई देंगे। लेकिन थोड़ी सी जगह बनाने के लिए ABFRL की पोजीशन कम हुई है, इंडिया सीमेंट की पोजीशन कम हुई है। तो शायद हम थर्सडे को जब रिविजिट करेंगे इस ट्रेड को, जो गाबा जी को वैसे भी पसंद आ रहा था, ये बैन से बाहर होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर आपकी नजरें होनी चाहिए। आखिरी 2 मिनट का ट्रेड, एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आ गई आपके लिए वेदांता की तरफ से। लेकिन आप गौर करें, आज थोड़ी सी नरमी के साथ एकदम फ्लैट क्लोज की तरफ मार्केट का इशारा है। अनुज, सिर्फ 20 पॉइंट ऊपर निफ्टी। बिल्कुल, लेकिन देखिए 20 पॉइंट ऊपर है, लेकिन जो मार्केट का लीडिंग इंडेक्स है IT, वो आज फिर एक शानदार तेजी के साथ बंद हो रहा है, करीब करीब ½ % ऊपर। और जो दिक्कत का कारण है मार्केट के लिए, वो बैंक निफ्टी आज ज़्यादा भले ही ना गिरा हो, लेकिन अगेन ये इट रिफ्यूजेस टू मूव अप, वो थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पर। मिड कैप आज थोड़ा फ्लैट रहे,
आज आई थिंक आज ज़्यादा जो टायरिंग सेशन लगा हुआ इसलिए कि आज मिड कैप में ज़्यादा मूव्स नहीं आए। नॉर्मली वरना हमको रोज़ मिड कैप में इतने शानदार मूव्स मिलते हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। स्मॉल कैप भी देखिए एकदम फ्लैट रहा, तो ऐसी मार्केट में थोड़ा टाइम स्पेंड करना भी टफ हो जाता है। एडवांस डिक्लाइन भी इवन स्टीवन था, 1:1 के करीब एडवांस डिक्लाइन था। इस क्लोज को आप ख़राब नहीं कह सकते क्योंकि हम ऑलरेडी एक बड़ी रैली देख चुके हैं उस हिसाब से, प्लस एक दिन की छुट्टी आ रही है तो कुछ लोग प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी हायर लोअर हायर हाई मार्केट ने फिर बनाया है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए सेक्टोरल ब्रेड देखते हैं, उसके बाद निफ्टी के हीट मैप के साथ आज की इस चर्चा को विराम देंगे। आईटी सबसे ऊपर, एक्चुअली एफएमसीजी था उससे ज़्यादा, और रियल एस्टेट, लेकिन रियल एस्टेट छोटा इंडेक्स है, एक दो स्टॉक का इम्पैक्ट है वहाँ पर 1.6% ऊपर। तो ये जो चलने वाले इंडेक्स थे उनका बातचीत हो गई, रियल्टी, एफएमसीजी और आईटी। गिरने वाले इंडेक्स में पीएसयू इंडेक्स था, उसके अलावा थोड़ा सा ऑयल एंड गैस इंडेक्स गिरा, कैपिटल गुड्स गिरा और थोड़ा सा फार्मा इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग आई। चलिए निफ्टी का हीट मैप देखते हैं और देखते हैं कहाँ पर तेज़ी रही, कहाँ पर मंदी रही। सबसे ऊपर कोल इंडिया, उसके बाद बीपीसीएल तो क्लियरली पीएसयूज में रैली थी। उसके अलावा कंजम्पशन स्टॉक्स, लीवर और टाटा कंज्यूमर। भारती में फिर एक रैली की शुरुआत, एलटीआई माइंट्री नंबर से पहले, आईसीआईसीआई बैंक, ब्रिटानिया, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस 1% ऊपर। उसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल्स, जेएसडब्ल्यू स्टील। जो स्टॉक्स नीचे थे उनमें श्रीराम फाइनेंस, डॉक्टर रेड्डीज, कोटक महिंद्रा बैंक। अच्छा, कोटक और रिलायंस इन्होंने काफ़ी प्रेशर डाला मार्केट के ऊपर, खास तौर से रिलायंस, जिसकी वजह से काफ़ी सेलिंग प्रेशर था। लार्सन एंड ट्यूब्रो, टाटा मोटर्स, सन फार्मा और हीरो मोटोकॉर्प, कुल मिलाकर ये स्टॉक्स रहे जो डाउन साइड पर थे। HDFC बैंक फ्लैट था, लेकिन कुल मिलाकर एक मार्केट में ठीक ठाक सेशन था। और आज ट्यूसडे है, लेकिन अगर आपको फीलिंग फ्राइडे वाली आ रही है तो उसमें कोई गलत नहीं है क्योंकि कल छुट्टी है। जी हाँ, कल के एक दिन के पहले, छुट्टी के पहले मार्केट भी एकदम शांत और हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरी नज़रें जा रही थी कि डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स से क्या स्थिति बनती दिखाई दे रही है, तो बीच में थोड़ा सा नेगेटिव था मामला, लेकिन क्लोज भी आते आते डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स हल्की सी पॉजिटिव टेरिटरी में। चलिए इसी के साथ आप लोग भी एक दिन मार्केट में जो बीच में छुट्टी आई है उसको एंजॉय कीजिए। आप सभी लोगों से हमारी मुलाकात फिर गुरुवार को होगी, कुछ और नतीजों की एनालिसिस, ऑफ कोर्स कुछ और नए क्यूज और इंटरनेशनल मार्केट का हाल सब लेकर आपसे मुलाकात होगी थर्सडे सुबह 7 बजे।